हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और शुरुआत वीरेंद्र जी काफ़ी ख़राब हुई है इस हफ्ते की। जिस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रहा है, एक उम्मीद थी शायद सोमवार के सत्र में पुल बैक आए, वो 10 बजे के आसपास दिखा भी, लेकिन वो टिकाऊ नहीं रहा। और जिस तरीके से मिड कैप और स्मॉल कैप आप देखिए बढ़त गवाई है, काफ़ी निराशाजनक आज का सेशन। लेकिन आपकी रणनीति एकदम सटीक बैठी। आपने कहा था 24,931 और 25,020 का जब तक ये लेवल पार नहीं होता तो कोई भी उछाल पे खरीदे। और जो अब आज का अगर हाई देखें आप तो निफ्टी ने 24,889 का हाई बनाया है, वहीं से फिर से बिकवाली हावी होती हुई नज़र आ रही है। तो अभी भी उस लेवल पर आप कायम है या फिर स्थिति और ख़राब हो गई है? क्या सेटअप लग रहा है मार्केट का? अब कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट? गुड आफ्टरनून श्रेया। देखिए, कल तो एक तो परिधान अपना चुन के पहनिएगा थोड़ा सा, और है ना, कोशिश कीजिएगा कि हरा कुछ पहन पाए। खैर, ऑन सीरियस दर्शकों की बात बोल रहे हैं आप जी। हाँ श्रेया, देखिए, शुक्रवार को जो हमने एवरेज तोड़ा था ना, हमने शुक्रवार को भी सेल किया था, तहजीब से सेल किया था। जब 988 939 टूटा था तब भी एक व्यू था सेल करिए। शुक्रवार को जब आप सेल कर रहे थे उसके पीछे एक वाजिब कारण था। ऐसा नहीं था कि खोखला था। आपका एफआईएस इंडेक्स शॉर्ट कर रहा था, एफआईएस कैश में सेल कर रहा था। दूसरी बात, आपकी अर्निंग्स खराब थी। देखिए, बाजार का मतलब यही है, अर्निंग्स खराब होंगे तो सेल करेगा, अर्निंग्स अच्छी होगी तो बाय करेंगे। एक क्लियर मैसेज था, निफ्टी इज अनेबल टू होल्ड 10 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज, निफ्टी इज अनेबल टू होल्ड 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। वो शॉर्ट बना। आज भी श्रेया, जो मेरे पास सुबह सुबह स्टैट्स थे, एक होते हैं डे स्टैट्स, एक होते हैं क्लोजिंग बिजनेस के स्टैट्स। क्लियरली मेंशन था एफआई शॉर्ट खड़ा हुआ 1,58,000 कॉन्ट्रैक्ट लेके। उन्होंने इस मार्केट को जैसे डिजाइन किया, जैसे स्ट्रक्चर किया, मार्केट वैसे ही चला। उनकी तरफ से हैवी कॉल शॉर्ट था इंडेक्स शॉर्ट के साथ साथ, और पुट लॉन्ग थी। उनकी तरफ से जिस प्रकार की पोजीशनिंग थी, इस बात में कोई, अगर आप देखें, संदेह नहीं था कि 24,925,000 की कॉल तहजीब से बिकी हुई है। द मोमेंट आप इसके नज़दीक जाएंगे, एक सेल ट्रेड काम करेगा। मैंने अपनी क्लियरली कमेंट्री में सुबह कहा था, इसको हटाइए, पहले सुबह के रेजिस्टेंस 1 लेके आइएगा, सेल करिए, और अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो का सेल करते वक्त ध्यान रखिए थोड़ा। अ ट्रेजेक्ट्री क्लोजर टू RS1 विल प्रोवाइड, वो एक अच्छा शॉट देगी। और देखिए ना, सुबह खुला, खुल के कोलैप्स हुआ। 729 पहला बेस लगा के वापस गया, फिर गया 931, यानी करीब 889 तक गया, और फिर कोलैप्स हो गया। यानी आपका कॉल राइटर्स के जोन में एंटर करने का मन ही नहीं है, आप वीक हैं, एक्सेप्ट कीजिए। दूसरी बात, अब आप कोलैप्स हुए, अब लेके आइए बेस प्लीज स्क्रीन पे। सुबह शुरुआती आधे घंटे का लो क्या था, बेस 1 729, और अगली बार जब ऊपर से सेल मिला तो आपने 729 को भी डिग करके, उसे भी खोद के, उसे भी तोड़ के 672 को आपकी स्क्रीन पे एग्जैक्टली शेयर मैच कर सकते हैं आप लेवल 670 672 वो आ चुका है। तो सेल ने और सेल एंड राइज ने बखूबी काम किया। एक एवरेज के अंदर ना आपके पास सक्शन पावर होती है, वो खींचता है आपको अपनी तरफ। जरा प्लीज डायरेक्टर साहब अब इस चार्ट को लेके आइए और ड्रॉ कर दीजिएगा 100 डे एक्सपोनेंशियल। आज सुबह आशीष और जब मैं बात करते श्रेया, क्लियरली मैंने कहा था कि नाउ 100 डेमा इज कॉलिंग यू, 100 डेमा इज कॉलिंग यू, एंड 100 डेमा एंड 20 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज एक ही जगह अलाइंड है, और वो है करीब 24,576 24,550 बेस 2 के पास। आइए देखते हैं अब 2:01 के आसपास आप क्या करें। अगर आप शॉर्ट थे तो लेके आइए स्टैट्स। आपकी स्क्रीन पे 6 कॉल्स और पुट्स आएंगी। इंट्राडे में 12 बजे के आसपास 24,800 पे पुट राइटिंग थी, लेकिन वो इंट्राडे पुट राइटर्स कोलैप्स हो गए। अब आपकी स्क्रीन पे लुक एट आउटस्टैंडिंग वाई एट 24,800, 1.5 करोड़। यानी अगर आप पोजिशनली शॉर्ट हैं तो आपका एक रीजनेबल स्टॉप लॉस आता है क्लोजर टू 24,800, 24,800, 810, 820। आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो भी करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इंट्राडे में 250 पॉइंट से का स्विंग मिला है, बट कंसिडरिंग पुट राइटर्स, आप देख सकती हैं सबसे बड़े पुट राइटर्स अलाइंड है करीब करीब 82 लाख के 24,500 पे। हमारे पास पुट राइटर्स का कोई सपोर्ट नहीं है। सो 24,500 पुट राइटर्स, 24,550 पे आपका 20 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज, और 24,576 पर आपका 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। यानी अगर आप शॉर्ट हैं तो आपका पॉसिबली टारगेट पोजिशनली अब 576 550 होना चाहिए। इंट्राडे कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट एक रीजनेबल स्टॉप लॉस
24,810, 24,820 के आसपास आएगा। श्रेया। जी, तो बिल्कुल दिक्कत गहरा सकती है और निफ्टी पे जिस तरीके से लेवल्स बताए गए हैं, लेकिन बैंक निफ्टी का चार्ट क्या कह रहा है? एक लेवल आपने सुबह दिया था 57,010 का, उसके ऊपर जब तक नहीं निकलता तब तक रिवर्सल्स के साइन नहीं नजर आएंगे और वो होता हुआ दिखा हमें। वो उसने जब तक वो लेवल क्रॉस नहीं किया, कोई रिवर्सल्स के साइन है नहीं। वो वही सारे लेवल्स पर अभी भी इंटैक्ट है या फिर स्ट्रैटेजी अब चेंज करनी चाहिए? नहीं, देखिए श्रेया, मैं सुबह क्या कहा था, 56,111 पे और 56,000 पे दो चीज़ें थी। फिर सोचिएगा, आपका 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज 56,111 पे था और 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज और 56,000 पे थे सबसे बड़ा पुट्स का आउटस्टैंडिंग हुआ है। प्लीज़ सुबह के लेवल्स लेके आइएगा। बेस 1 फर्स्ट इंस्टेंस में जब भी आप शॉर्ट करेंगे, प्लीज़ बेस 1 के आसपास कवर करिए या फिर बेस 2 के आसपास कवर करिए। एग्जैक्टली सुबह आया, वहां से पुल बैक दिया, बट ये क्लियर थॉट्स थे श्रेया। जिस प्रकार से आपने शुक्रवार को 10-20 रेमा को सरेंडर किया, जिस प्रकार से 56,800 पे 57,000 पे कॉल राइटिंग थी, RS1 लेके आइए। द मोमेंट यू विल गो क्लोजर टू RS1, एक सेल ट्रेड परफेक्टली काम करेगा। 660, 700, 710 सेल करिए और निफ्टी का बैंक इंट्राडे चार्ट लेके आइएगा। एग्जैक्टली वहीं से कोलैप्स हुआ, अब हम डे लो पर है। शायद 56,030 का मतलब क्या है? 56,030 का मतलब जब आपकी स्क्रीन पे है, अगर आपका शॉर्ट ट्रेड है तो आप इंट्राडे में बुक कर सकते हैं। अगर मैं शॉर्ट ट्रेड पे होता तो मेरा पेट भर चुका होता अब तक। बट इफ़ यू आर पोजिशनली शॉर्ट और कोटक ऐसा भयभीत करने वाले क्लोज की तरफ बढ़ रहा है बिलो 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, एक बात मैं ड्रॉ कर देता हूँ श्रेया यहाँ पर। राइट नाउ दिस प्राइस निफ्टी बैंक का ये है एग्जैक्टली 50 डे में। अगर हम 56,000 और 55,900 के नीचे सेटल हुए तो हमारे लिए एक जो लेवल इंतज़ार कर रहा है, वो मैं मतलब डेली चार्ट्स पे फिर बताता हूँ, वो है करीब करीब 55,700। वहाँ तक यानी फर्दर 300 पॉइंट का रिट्रेसमेंट पॉसिबल है इस इंस्टेंस में। जरा प्लीज़ डॉक्टर साहब स्टैट्स लेके आएंगे जरा प्लीज़। एक बात देखते हैं वो 56,000 का पुट राइटर कर क्या रहा है। सुबह जब हमने प्रीमियर्स देखे थे उसमें 56,000 का पुट राइटर सबसे स्ट्रॉन्ग था, लेकिन अब वो भी हो रहा है, वो भी एग्जिट कर रहा है। आप 56,000 पे देखिए, आउटस्टैंडिंग वाइज सिर्फ 13 लाख का वर्सेस 56,500 की कॉल, जो कि अब तक कोई ओपन इंटरेस्ट होल्ड नहीं करती थी सिग्निफिकेंट, वहां पे सुपर कॉल राइटिंग है। यानी अगर आप शॉर्ट हैं तो रीजनेबली एक स्टॉप लॉस लगाकर करीब 56,400 350 के आसपास रह सकते हैं। 300 पॉइंट का रिवॉर्ड इस शॉर्ट पे श्रेया अभी और खुला है, जो कि मैंने बेस 2 में मेंशन भी किया है, 55,700 श्रेया। बिल्कुल, तो मार्केट की स्थिति फिलहाल ये आपके सामने स्क्रीन पर और गहरा सकती है, गिरावट की आशंकाएं और जताई जा रही है। फिलहाल तो पस्त मार्केट, लेकिन ऐसे मूड माहौल में कुछ स्टॉक्स की चर्चा करते हैं जहां पर आज दबाव ज़्यादा देखने को मिला। आपके स्क्रीन पर इस वक्त आएगा कहां पर आज सबसे ज़्यादा डेंट पड़ा ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। अगर आप नाम लें कोटक महिंद्रा बैंक, ऑब्वियसली लिस्ट में सबसे पहला नंबर इसका ही, 7.5% से ज़्यादा लुढ़का। रिजल्ट काफ़ी निराशाजनक थे, ब्रोकरेजेस भी काफ़ी कॉशियस साउंड कर रहे थे और स्ट्रीट ने देखिए पनिश किया है। आगे शो में और समझेंगे कोटक महिंद्रा बैंक में दिक्कत क्या है और क्यों आखिर टूटा। BEL पूरे डिफेंस पैक अगर आप देखेंगे आज फिर से वहाँ पे मुनाफा वसूली हावी होती हुई नजर आई। 2.5% से इनफैक्ट ज़्यादा गिरकर कर रहा है कारोबार। बजाज फाइनेंस टूट गया 3% से ज़्यादा। भारतीय एयरटेल भी आज बैकफुट पर कारोबार 2.5% के करीब। लेकिन कुछ और स्टॉक्स पर नजर डालते हैं। SBI कार्ड अगेन रिजल्ट के बाद टूटा 5.5%। CDSL रिजल्ट का असर 4.5% से ज़्यादा। अगेन लोधा डेवलपर्स रिजल्ट काफ़ी ख़राब थे और ब्रोकरेजेस भी कॉशियस साउंड कर रहे थे 5% के करीब। और पूरा आप देखेंगे रियल्टी स्टेट ही बैकफुट पर कारोबार कर रहा है, सबसे बड़ा मेजर कंट्रीब्यूटर है आज ड्रैग करने में मार्केट को। प्रेस्टीज स्टेट्स भी 4% से ज़्यादा गिरकर कर रहा है कारोबार। लेकिन कहाँ पे खरीदारी होती हुई आज के सत्र में नजर आई। श्रीराम फाइनेंस निफ्टी का टॉप गेनर बना हुआ है, 2.5% से ज़्यादा यहाँ पे चढ़ गया। इनफैक्ट आप देखिए आज फार्मा और हेल्थ केयर स्पेस में फिर भी बाएंगे तो सिप्ला 2.5% की तेजी, ग्रासिम चढ़ गया 1% और SBI लाइफ रिजल्ट के बाद यहाँ पे देखिए 1% की तेजी होती हुई नजर आ रही है। लॉरस लैब रिजल्ट ठीक था, ब्रोकरेजेस भी मिक्स साउंड कर रहे थे, 7% के करीब चढ़ गया। पूनावाला फिनकॉर्प 3% से ज़्यादा। एम्फेसिस और एम्बर इंटरप्राइजेस में भी हमें अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिली है। तो ये कुछ स्टॉक्स जहाँ पर आज एक्शन था। अब शो में आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम का क्रम समझते हैं। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे SMFIs के शरद अवस्थी जी, टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम
मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, राजेश पालविया, कविता जैन, अमित सेठ और सोमिल मेहता जी से 2:15 पर दीपाली राणा बताएंगे आपको कि लॉरस लैब क्यों बना हीरो ऑफ द डे। साथ ही यतिन मोता बताएंगे आपको कोटक बैंक क्यों बना आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे। 2:20 पर यतिन मोता बताएंगे टीसीएस क्यों कर रहा है कर्मचारियों की छटनी। साथ ही इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे 5F वर्ल्ड और हनीवेल ऑटोमेशन के चेयरमैन गणेश नटराजन जी। 2:30 सुदर्शन कुमार बताएंगे आपको अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के बीच ट्रेड डील से ऑटो शेयर पर क्या असर पड़ेगा। 2:40 पर एशियन पेंट्स के नतीजों का अनुमान लेकर आएंगे मंगलम मालू। साथ ही आशीष चतुर्वेदी आपको बताएंगे कि कैसे रह सकते हैं एलएनटी के नतीजे और कंचन नौटियाल एनटीपीसी का रिजल्ट का प्रीव्यू करेंगे। 2:50 पर मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ होंगे डीआर चौकसी फिनसर्व के एमडी देवेन चौकसी जी और 3:05 पर यतिन मोता जी से लेंगे हम डीलिंग रूम चेक। 3:10 पर वीरेंद्र जी से कल के लिए स्ट्रैटेजी। 3:15 पर बीटीएसटी एसटीबीटी कॉल्स। ओके, चलिए, तो ये थे अभी तक आपने इस कार्यक्रम का ढांचा स्ट्रक्चर समझा श्रेया से और कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक्स। मानस जी, गुड आफ्टरनून। सुबह आपका एक ट्रेड था सेल दैट वाज MCX, स्क्रीन पे लेके आइएगा। सुबह के अच्छे ट्रेड्स वहीं से शुरुआत करते हैं, वो ट्रेड बहुत खूबसूरत गया। बताइए अभी क्या कोई मेहरबानी कहते ना, आई मीन कुछ दया आ रही है आपको कि कुछ कोई पुल बैक ट्रेड या फिर अभी भी सेल? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए, स्ट्रक्चर तो वीक है और ऐसा लग रहा है कि अब शायद जो 100 डे मूविंग एवरेज वो टेस्ट हो सकते हैं। आप ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि शायद 100 डे मूविंग एवरेज भी ब्रेक हो जाए। तो एक सेल रिकमेंडेशन है, गोदरेज प्रॉपर्टीज पे बिकवाली करने की राय रहेगी। यहाँ पर अगर आप चार्ट्स देखें तो स्टॉक ने एक बहुत ही अहम सपोर्ट जो कि 2200-2190 के आसपास था, उसको ब्रेक किया है। तो यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। 2191 के स्टॉप लॉस से इसके फ्यूचर में बिकवाली करेंगे और टारगेट सेट करेंगे 2035 के। गोदरेज प्रॉपर्टीज बिकवाली की राय 4.5% से ज्यादा लुढ़का और पूरा रियल्टी स्पेस देख लीजिए आप, मेजर कंट्रीब्यूटर आज गिरावट में और पूरा स्पेस आप देखें तो 3.5% से ज्यादा लुढ़के कर रहा है कारोबार। तो काफी पेन इस सेक्टर में। राजेश सातपुते जी, वेरी गुड आफ्टरनून। आप बताइए, आप भी सेल साइड की तरफ है? या श्रेया, गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। या श्रेया, अनफॉर्चुनेटली यस, बाजार वीक है और जिस तरह से बिकवाली है, जहाँ पे ब्रेकडाउन आ रहे हैं वहां पे तो सेल देना पड़ेगा। तो अगर आप देखिए यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकडाउन जो मिला है वो है TI इंडस्ट्रीज में 2814 के आसपास ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है ये करीबन जाएगा 2750 तक। तो TI इंडस्ट्री बेचे, स्टॉप लॉस होगा 2850, 2850 स्टॉप लॉस और टारगेट होगा 2750 TI इंडस्ट्रीज। जी हाँ, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स आपका सेल कॉल है 182817 पर। कविता जी, गुड आफ्टरनून। बताइए ट्रेड आपका। वेरी गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो सेल होगा अदानी ग्रुप्स में सेलिंग प्रेशर बढ़ता हुआ दिख रहा है। 1380 पर अदानी पोर्ट्स एज ऑफ नाउ ट्रेड कर रहा है। ऑन अ डेली चार्ट अगर आप देखें तो काउंटर अपने 50 EMA के नीचे जाकर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है एंड इट्स 100 EMA प्लेस्ड समहाउ अराउंड 1350 के आसपास। यही एक गैप एरिया भी है, तो मुझे लगता है ये 1363 1350 के लेवल की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। So for the price target of 1363 1350 one can take the short trade. Stop loss maintain करना चाहिए 1395 का। 1395 का स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट करने की राय अडानी पोर्ट्स में फिलहाल डेलो के आसपास ये काउंटर आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। सोमिल मेहता जी, वेरी गुड आफ्टरनून। बताइए आपने क्या पिक किया आज के सेशन के लिए? गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा पिक है NCC ऑन द सेल साइड। 200 डेली मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस लेने के बाद लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन है। इन द लास्ट कपल ऑफ वीक्स एक छोटा सा कंसोलिडेशन हुआ है जो नीचे की तरफ टूटा है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा सेटअप है फॉर द सेल ट्रेड इन द मीडियम टर्म आउटलुक एज वेल। शॉर्ट टर्म में जो स्टॉप लॉस रखेंगे वो 224 पे रखेंगे और टारगेट होगा 202। ओके, NCC शॉर्ट 217 पर। अब चलते हैं अमित जी के पास। अमित जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून श्रेया जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेंद्र जी, मेरी अभी शॉर्ट ट्रेड रहेगी कैम्स में। कैम्स में हम देख रहे हैं 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ब्रेक हुआ है, स्विंग लो भी ब्रेक हुआ है और वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पे हम एक सेल ऑफ देख रहे हैं। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पे वीक है। फ्यूचर्स में इसका प्राइस है 3936 का। इसे शॉर्ट करें, स्टॉप लॉस रहेगा 3980 का और हमारे टारगेट्स रहेंगे 3840 के।
ओके, कैंप्स में भी बिकवाली की राय। तो अभी तक जितने भी टेक्निकल कॉल्स लिए हमने सभी सेल साइड की ट्रेड आई है, करके आपके स्क्रीन पर रख देती हूँ ताकि आप स्टॉप लॉस और टारगेट नोट कर पाए। माइनस जी ने गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में बिकवाली की राय दी है, 2035 तक के टारगेट नीचे की और 2191 के आपको लगाने हैं स्टॉप लॉस। राजेश सातपति जी कह रहे हैं ट्यूब इन्वेस्टमेंट में बिकवाली कीजिए, 2850 का स्टॉप लॉस और 2750 तक के टारगेट। कविता जी कह रहे हैं डानी पोर्ट्स भी आपको यहाँ पे बिकवाली की राय है, यहाँ पर आपके स्क्रीन पर होगा टारगेट और स्टॉप लॉस, आप जॉट डाउन कर लीजिए। सोमिल जी एनसीसी पर बिकवाली की राय दे रहे हैं, यहाँ पर शॉर्ट साइड की ट्रेड उनकी तरफ से। और अमित जी ने अभी कैम्स पर बिकवाली की राय दी है। सीडीएसएल ने जिस तरीके से मूड माहौल खराब किया है, तो आज कैपिटल मार्केट के स्टॉक्स में भी थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। टारगेट और स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर इस वक्त। चलिए अब शरद अवस्थी जी के पास चलते हैं। शरद जी, वेरी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मार्केट की स्थिति थोड़ी डमाडोल लग रही है फिलहाल। थर्सडे का सेशन देखा हमने, फ्राइडे का सेशन देखा, मंडे का सेशन अब देख रहे हैं एफआईज की ओर से लगातार बिकवाली हावी होती हुई नजर आ रही है। ऐसे मूड माहौल में कोई ऐसे स्टॉक्स जो लंबी अवधि के लिए आपको अच्छे लग रहे हैं, कहाँ पे करें दर्शक हमारे इन्वेस्टर्स शॉपिंग? मेरा ये मानना है कि डॉक्टर रेड्डीज एक बढ़िया बेट हो सकती है। फ्रंटलाइन फार्मा कंपनी है, वैल्यूएशंस अगर आप अक्रॉस द बोर्ड कंपेयर करते हैं तो काफी अट्रैक्टिव है। कुछ नए प्रोडक्ट्स उनके इस साल में भी लॉन्च होने हैं। लॉन्ग टर्म में GLP-1 से आने वाली अपॉर्चुनिटी सब्सटैंशियल हो सकती है कंपनी के लिए। 82 से 83 ANDA अप्रूवल्स ड्यू भी हैं, तो उसका भी फायदा आने वाले समय में हमें मिलना चाहिए। और मुझे लगता है जैसे जैसे डोमेस्टिक फोकस बढ़ता है और यूएस में भी अग्रेसिव लॉन्च की कंपनी बात कर रही है 10-15 प्रोडक्ट्स की, तो मुझे लगता है जो पर्टिकुलरली एक आधी प्रोडक्ट से थोड़ा बहुत अरेस्ट हो रहा है अपसाइड, अब वो इन डेवलपमेंट्स की वजह से इम्प्रूवमेंट लगातार देखने को मिलेगी। और वैल्यूएशंस के लिहाज से अक्रॉस द बोर्ड अगर आप बाकी फार्मा कंपनीज को कंपेयर करते हैं फ्रंट लाइन, तो ये अट्रैक्टिव है, ग्लोबल पोजिशनिंग है। तो हमारा मानना है कि अगले साल अगले 12 महीने में कंपनी लगभग 70 रुपए के आसपास की अर्निंग्स डिक्लेयर कर देगी। अब 22-23 का मल्टीपल मिलना इनिशियली बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए, तो 1500-1550 के लक्ष्य के लिए डॉक्टर रेड्डीज। ओके डॉक्टर रेड्डीज, 1280 पे आपका बाय कॉल फार्मा। और जनाब, हम सुबह आशीष में और श्रेया जब हम मौजूद थे पल्स के वक्त हम बात भी कर रहे थे, दो इंडस्ट्रीज, निफ्टी फार्मा, निफ्टी हेल्थ केयर, इंक्लूडिंग आई थिंक ऑल हॉस्पिटल स्टॉक्स, वंडरफुल प्लेसमेंट और हेडिंग टुवर्ड्स ऑल टाइम हाई, अपने शिखर की तरफ बढ़ते हुए। लेकिन इसमें भी एक कहानी और है, जरा प्लीज़ आप लेके आइए लॉरस। ऐसा लग रहा है जैसे इस कंपनी ने एक संजीवनी बना ली हो, है ना, कुछ ऐसी ही फीलिंग आ रही है। इसका कोविड का हाई था 2021 का, मतलब मेरे ख्याल से 723 का, जो इसने पार किया 21 जुलाई को। 21 जुलाई को 721 का भाव, आज 893। दिवाली ऐसे चमत्कार मंदी के बाजार में कमी देखने को मिलते हैं, लेकिन ये सत्य है। एंड लुक एट आउटस्टैंडिंग वाई, अभी भी 36% रोल ओवर। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे अभी पेंडिंग है। मेरे ख्याल से डिजिट्स 94 के पार जाएंगे। नंबर्स कैसे रहे, कमेंट्री में क्या था, और एक और चीज़, हाउस व्यूज क्या है। नेचर का स्टॉक है कि जब ये चलता है तो लगातार चलता है, और आपने कोविड टाइम्स का जिक्र किया ही, कितना मल्टीफोल्ड रिटर्न्स स्टॉक ने जनरेट करके दिए, तो इसके बाद स्प्लिट भी हुआ और अब वापस उन्हीं लेवल्स पर आकर ट्रेड कर रहा है। नंबर्स देखेंगे तो ये आज ही नहीं चला, इनफैक्ट पिछले पूरे हफ्ते यहाँ पर हमने बाइंग इंटरेस्ट देखे, क्योंकि नंबर्स काफी अच्छा है और ज्यादा हाउसेस के एक्सपेक्टेशन से बेटर साइड पर आते हुए दिखाई दी। क्योंकि अगर आप ओवरऑल नंबर्स देखेंगे तो मुनाफे में 1154% की ग्रोथ देखने को मिली, 13 करोड़ से बढ़कर सीधे 163 करोड़ रहा। रेवेन्यू में 31% की ग्रोथ, और लगातार ये चौथा क्वार्टर था जहां पर कंसिस्टेंटली कंपनी जो मार्जिन है वो 20% के ऊपर मेंटेन किए हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि नंबर्स अच्छा है, स्टॉक में बाइंग देखने को मिली, लेकिन ये बाइंग कंटिन्यू होते हुए दिख रही है मैनेजमेंट की कमेंट्री के बाद। मैनेजमेंट ने आगे का आउटलुक शेयर किया है, हालांकि कोई कंप्लीट गाइडेंस नहीं दी है, लेकिन आगे की परफॉर्मेंस कैसी रह सकती है कुछ पैरामीटर्स पर कहा है। कंपनी ने कहा है कि जो उनके ग्रॉस मार्जिन्स हैं वो इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक 55 से 60% के रेंज में रह सकते हैं। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि जो उनका CDMO बिजनेस है, यानी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग या डेवलपमेंट वाला जो बिजनेस है, वो लगातार काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। काफी स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रीब्यूशन नॉन एंटी रेट्रो वायरल प्रोडक्ट्स की तरफ से रहा है, और CDMO बिजनेस लगातार मार्केट शेयर यहाँ पर ग्रो कर रहा है। ये की ग्रोथ ड्राइवर रहे हैं कंपनी के लिए अब तक। 25% एबिटा वो इस साल के लिए टारगेट कर रहे हैं, और जो CDMO रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है वो मान रहे हैं कि इस साल 30% से ऊपर रहने की पॉसिबिलिटी है ओवरऑल रेवेन्यूज में, और CDMO बिजनेस 2000 करोड़ के आसपास रह सकता है साल के अंत में, ये उन्होंने कहा है। इसके अलावा कंपनी ने मार्जिन्स को लेकर भी बात कही है, 25% के आसपास के मार्जिन्स वो कह रहे हैं कि मेंटेन कर पाएंगे, ये उन्होंने मेंशन किया है।
और इम्पॉर्टेंट ये है कि एक्सपेंशन भी कंपनी लगातार कर रही है। आंध्र प्रदेश में फार्मा जोन कंपनी सेटअप करेगी, 5630 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी। तो नंबर्स अच्छे, नंबर्स के बाद कमेंट्री अच्छी। लेकिन अगर आप हाउस व्यूज देखेंगे वीरू, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। गोल्डमैन सैक्स ने सेल रेटिंग दी है, टारगेट 600 से बढ़ाकर 675 किया है। जेफरीज ने अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है, 590 के टारगेट दिए हैं। वहीं कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने भी सेल रेटिंग दी है, 555 के टारगेट दिए हैं। टारगेट सबके करंट प्राइस से काफी नीचे है। और अगर आप इन ब्रोकरेज हाउसेस के व्यूज पढ़ेंगे ना, तो सबका कॉमन कंसर्न है, सबका कहना है कि नंबर्स एक्सपेक्टेशन से बेटर रहे हैं, लेकिन उनका कहना यह है कि मैनेजमेंट ने कोई कंक्रीट गाइडेंस शेयर नहीं की है कि किस तरीके की ग्रोथ आगे रह सकती है। इस फाइनेंशियल ईयर के ही नंबर्स पर ज्यादा फोकस किया है, ब्रॉडर आउटलुक शेयर नहीं किया है। वो एक चिंता सता रही है ब्रोकर हाउसेस को। उनको लग रहा है कि कई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, स्पेशली एआरवी डिवीजन में, जो कि इसी साल अक्टूबर में रिन्यू होने हैं। तो किस तरीके का ग्रोथ आउटलुक रहेगा, उसको लेकर मैनेजमेंट चिंतित है, ब्रोकर हाउसेस चिंतित है, जिसकी वजह से हमने देखा कि टारगेट्स या फिर जो उनकी रेटिंग्स उसमें कहीं भी वो फायरवर्क्स नहीं दिखाई दी, जैसे कि स्टॉक परफॉर्म कर रहा है या जैसा मैनेजमेंट ने कहा। बिल्कुल, शुक्रिया दीपाली इस जानकारी के लिए। ब्रोकरेजेस थोड़े कॉशियस साउंड करें, लेकिन जिस तरीके से नंबर्स आए और पूरे फार्मा स्पेस में बाइंग थी, तो लॉरस भी उस चाल में समा गया और अच्छी खासी तेज़ी के साथ। इनफैक्ट 5 साल का डेटा देख रही थी मैं, करीब इसने 380% के अच्छे खासे रिटर्न दिए हैं अपने निवेशों को कमाकर। तो लॉरस लैब आज का हीरो ऑफ द डे। लेकिन आज के एक्सीडेंट ऑफ द डे की भी बात करते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक, शुरुआत से ही हम चर्चा कर रहे हैं इस पर्टिकुलर काउंटर की। रिजल्ट काफ़ी ख़राब थे, ब्रोकरेजेस हाउसेस भी कॉशियस थे। रिजल्ट और ब्रोकरेजेस व्यूज दोबारा समझते हैं यतिन जी से। यतिन जी बताइए, कोटक महिंद्रा बैंक 7.5% लुढ़का आज के सत्र में। बिल्कुल, और यहाँ प्रेशर इसके लिए है क्योंकि मैनेजमेंट की कमेंट्री भी थोड़ी फीकी रही और कहीं ना कहीं अगर हम नंबर्स की बात करें तो वो भी कमज़ोर रहे। इनफैक्ट अगर हम बात करें नेट इंटरेस्ट इनकम की, तो वो 7,260 करोड़ के आसपास रही, अनुमान से थोड़ी नीचे। हालांकि जो एसेट क्वालिटी है वो ख़राब होती हुई नज़र पड़ी। नेट एनपीए बढ़े और अगर हम ग्रॉस एनपीए की बात करें तो यहाँ भी 1.48% का नंबर आया, जो पिछले क्वार्टर लगभग 1.42% के आसपास था। और सबसे बड़ा नेगेटिव सरप्राइज था नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स पे, और मार्जिन्स पे ना ही इस क्वार्टर में मिस था, आने वाले क्वार्टर्स में भी मैनेजमेंट को लगता है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स पे थोड़ा बहुत प्रेशर बन सकता है। लेकिन सेकेंड हाफ में थोड़ा बहुत पिकअप खास करके एमएफआई सेगमेंट में देखने को मिल सकता है। ब्रोकरेजेस की बात करें तो सारे के सारे ब्रोकरेजेस को लगता है कि एसेट क्वालिटी और मार्जिन दोनों का Q1 में प्रेशर था और शायद Q2 में ये भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा क्रेडिट कॉस्ट और सॉफ्ट एसेट क्वालिटी जो है आगे आने वाले जो वैल्यूएशंस कंसर्न्स हैं उसको भी बढ़ाते हैं। मॉर्गन स्टैनली बर्नस्टीन की खरीदारी की सलाह है, हालांकि नोमुरा न्यूट्रल है 2150 के टारगेट के साथ। ओके, कोटक महिंद्रा बैंक Q3 से हालात सुधर सकते हैं, फिलहाल सभी ब्रोकरेज से मान के चल रहे हैं कि लंबी अवधि में फिलहाल कोटक महिंद्रा बैंक अच्छा लग रहा है। लेकिन नियर टर्म में आप देखें तो सभी ने कंसर्न्स रेज किए हैं। कोटक महिंद्रा की बात होगी, इस पर चर्चा करूंगी, इनफैक्ट लॉरस पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन टीसीएस आज फिर से फोकस में है और लगातार हम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि कंपनी ने वर्कफोर्स से करीब 2% कटौती का ऐलान किया है। इसका मतलब आप समझिए कि मिड और सीनियर लेवल पर 12,000 से ज़्यादा लोगों की नौकरी जा सकती है। पूरी खबर समझते हैं एक बार फिर से यतिन जी से। पहले ये बताइए कि भारत से लेकर ग्लोबल आईटी कंपनियों में छंटनी का दौर फिर क्यों शुरू हुआ है? बिल्कुल, टीसीएस के अलावा बहुत सारी कंपनियों ने ग्लोबली आईटी क्षेत्र में अपने जॉब्स कट की बात की है और टीसीएस की बात करें तो 12,000 जॉब यानी वर्कफोर्स का लगभग 2% आने वाले 12 महीनों में जो है वहाँ छटनी होती है आपको दिखाई पड़ेगी। ऑब्वियसली इसका सबसे बड़ा रीज़न मैनेजमेंट ने जो साइड किया है वो ये किया है कि जो स्किलिंग है वो मिड और सीनियर लेवल पे जहाँ कमी पाई जाएगी वहाँ ये छटनी होती हुई नज़र पड़ेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें पर्टिकुलरली तो जो टीसीएस के सीईओ है कृतिवासन साहब, इनका कहना ये है कि अब तक का ये सबसे कठिन फैसला है। अगर हम बात करें जो ओवरऑल कंपनी का एट्रिशन है वो भी बढ़ता हुआ नज़र पड़ रहा है। एंट्री लेवल के जॉब्स में भी हमने देखा है कि जॉब एडिशन इतना एग्रेसिवली नहीं हो रहा है और कहीं ना कहीं काम करने के तरीके बदल रहे हैं और एआई पे बड़ा फोकस है। और एआई से एक फ़ायदा ज़रूर होता है, एफिशिएंसी, और जो यूटिलिटी है वर्कफोर्स की 20% बढ़ती है, जिसके कारण क्लियरली आपको लेट गो करना पड़ेगा एक बड़े आपके वर्कफोर्स का जो मिड और हायर क्लास में बनता हुआ नज़र पड़ सकता है। चौतरफा छटनी है और आईटी जख्मी है। और अगर हम देखें टीसीएस की बात तो 12,000 लोगों को ये जो है छटनी करने वाले हैं अगले 12 महीने में। इसके अलावा इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, मेटा, इन बड़ी बड़ी कंपनियों को अगर हम ग्लोबल लेवल पे देखें तो 15,000, कोई 20,000, कोई 30,000 एम्प्लॉयज़ की छटनी करने की बातें कर रहा है। तो कुल मिला के आईटी की बात करें तो बड़ी बड़ी कंपनियां ये जो एआई से एफिशिएंसी आ रही है उसके शायद
टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट्स मैन पावर को जो मिल रहे हैं उसके कारण ये छटनी हो रही है। अगर हम एआई की बात करें तो ज़्यादा तेज़, ज़्यादा प्रभावी तरीके से, कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में आपको काम बनता हुआ नज़र पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं आईटी की बात करें, जो पहले भी भय था कि एआई के आते ही शायद आपको मैन पावर को रिकैलिब्रेट करना पड़े, जो पुराने कोडर्स हैं इनको अलविदा कहना पड़े, और इसी तर्ज पे आप देख रहे हैं ग्लोबली आईटी कंपनियां कदम उठा रही हैं। अगर हम बात करें एआई ऑटोमेशन की, डिजिटल सेगमेंट की, रीस्किलिंग की, तो बहुत सारा सरकार का भी फोकस आ रहा है। लेकिन हाँ, क्लियरली गॉन आर द डेज वेयर आप पर्टिकुलरली कंप्यूटर पे बैठ के बहुत सारे कोड लिखते थे, बहुत सारा काम करते थे। लेकिन एआई से अब काफ़ी सारा ऑटोमेशन और डिजिटल स्किल बढ़ती हुई नज़र पड़ रही है, जिसके कारण मैन फोर्स को जाने दिया पड़ रहा है। इतने शुक्रिया इस पूरी खबर को समझाने के लिए। लेकिन अब देखिए, अब इस पूरे खबर को, इस डेवलपमेंट को हम समझेंगे एक और दृष्टिकोण से, एक नज़रिए से, और उन निगाहों से जिन्होंने इस पूरे सेक्टर को इवॉल्व होते हुए देखा है। हमारे साथ डॉक्टर गणेश नटराजन, फाउंडर 5F वर्ल्ड के मौजूद हैं इस वक्त। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और मेरे ख्याल से बीता एक वर्ष सर, मैं शायद बतौर बाज़ार के इस पार्टिसिपेंट के तौर पे मैं सोच रहा था कि जब डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, वो हमेशा अगर आप देखें एक लो टैक्स रिजीम के हकदार हैं, वो उसके हक में थे। आईटी का एक नया दौर शुरू होगा, बट ये टैरिफ वॉर, उसके बाद कंपनियों का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हिलना, एंड फाइनली बहुत दिनों बाद एक ऐसी खबर जिसने सबको झकझोर करके रख दिया है। फाइनली आप अपने जो एम्प्लॉयज़ की संख्या घटाने के क्रम पे उतर रहे हैं। टीसीएस ने इस बार पहले ऐसा किया। आपने कई साइकिल देखी हैं इस इंडस्ट्री के। सर आप इस खबर को कैसे रीड कर रहे हैं, और आने वाला करीब साल, 1.5-2 साल का समय जो है वो काफ़ी टफ नज़र आ रहा है क्या आपको? ये तो जरूरी था, क्योंकि अगर आप सभी इंडस्ट्री को देखें तो लेबर रीओरिएंटेशन जो हो रहा है, मतलब कि जैसे आप एआई का प्रोग्रेस ही देखिए। पहले तो था बिजनेस इंटेलिजेंस, जिसमें कोई खतरा नहीं था। उसके बाद जनरेटिव एआई, जहां आप चैट जीपीटी यूज करते थे या परप्लेक्सिटी यूज करते थे। पर अभी जो एजेंटिक एआई का जमाना है, मतलब ये ऑटोनोमस, काफी हद तक एजेंटिक एआई में और 80% ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी के जरिए काम हो सकता है। तो उस स्थिति में ये तो जरूरी है कि हर एक मैनेजमेंट को सोचनी पड़ेगी कि फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन कैसा रहेगा। ना सिर्फ जैसे आपने कहा कि कोडर्स, टेस्टर्स, डॉक्यूमेंटर्स, उनको नए स्किल सिखाने पड़ेंगे, मगर मिडिल मैनेजमेंट जो एक माहौल में काम करते थे जहां पिरामिड स्ट्रक्चर था, जरूर अभी वो पिरामिड स्ट्रक्चर नहीं रहा। अभी काफी फ्लैट स्ट्रक्चर्स होंगे, एआई भी काम करेगा, साथ साथ में लोग भी काम करेंगे। तो उसको कैसे संभालें, कैसे मैनेज करें, वही मेरे ख्याल से टीसीएस सोच रही है, और वही सब कंपनीज को करनी पड़ेगी, ना सिर्फ आईटी सेक्टर में पर बल्कि सभी सेक्टर्स। अच्छा, ये सर अभी टीसीएस का ही केस है, बिकॉज टीसीएस की ऑर्डर बुक सब्सटेंशियली इंडिया डोमिनेट करता था, या फिर आपको लगता है कि ये स्प्रेड थ्रू, मतलब सारी लार्ज कैप आईटी और मिड कैप आईटी में होगा? जरूरी है, क्योंकि अगर आप वही टाइप का ऑर्गेनाइजेशन चलाएंगे और उसी तरह के लोगों को रिक्रूट करेंगे, तो आप फ्यूचर डिमांड को नहीं मीट कर पाएंगे। क्योंकि अभी फ्यूचर जो ये भी मत भूलिए कि क्लाइंट्स भी काफी एआई यूज कर रहे हैं, काफी स्टार्टअप्स यूज कर रहे हैं। तो जो ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज सेक्टर का जो आउटसोर्सिंग, ऑफशोरिंग था, वो चेंज जरूर होगा। तो मेरे ख्याल से हर एक कंपनी को, ना सिर्फ इंडिया में बट बाहर भी, जैसे आपने कहा एक्सेंचर या आईबीएम, सबको यही करना पड़ेगा। और ये मूव है, अगले 2 साल में ये तो कांस्टेंट चेंज रहेगा इंडस्ट्री में। ओके, गणेश नटराजन जी, वेरी गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। मैं सुन रही थी सर आपको, लेकिन एक केस पढ़ रही थी मैं। मार्क ज़करबर्ग ने जब मेटा में छटनी की थी 13,000 एम्प्लॉयज़ की 2022 में, तब मार्केट ने काफ़ी सेलिब्रेट किया था, डबल डिजिट स्टॉक ने रिटर्न दिया था। टीसीएस ने छटनी की तो मार्केट ने पनिश किया है। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ये जो है ये टिप ऑफ आइसबर्ग है, यथार्थ कुछ और है, ज़मीनी हकीकत और भयावह हो सकती है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? और साथ ही अगर ऐसा है तो पहले से हम ये वार्निंग साइन नहीं ले सकते थे कंपनीज, कुछ बेहतर तरीके से और इसको अप्रोच किया जा सकता था? नहीं श्रेया जी, जो आप कह रहे हैं ना वार्निंग साइंस, अभी आप देखिए एजेंटिक एआई का नाम हमने पहली बार शायद 1 साल पहले सुना। तो ये जो प्रोग्रेस है वो इतना फास्ट है कि वार्निंग साइन देना तो बहुत ही मुश्किल है। और जैसे आपने जिक्र किया कि गूगल हो या मेटा हो, वो सब प्रोडक्ट और प्लेटफॉर्म कंपनीज है। वो अगर लोगों को कम करेंगे तो मार्केट को अच्छा ही लगेगा, क्योंकि इनके प्रॉफिट बढ़ेंगे। पर हम जो इंडियन कंपनीज को जो मेजर करते आए हैं कि मैन पावर काउंट या मैन पावर एडिशन के बेसिस पे, वो हमें चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि अभी जो आगे का जमाना है वो ड्यूअल इंटेलिजेंस का जमाना है, मतलब कि ह्यूमन इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
और एक नया लेंस से हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से ये कंपनीज ग्रो करेंगी और सक्सीड करेंगी। तो जो पहले के जो मेजर्स हैं वो आपको भूलना पड़ेगा और नए मेजर्स देखने पड़ेंगे। और उस हिसाब से मुझे लगता है कि टीसीएस जो किया है वो बहुत अच्छा किया है, क्योंकि वो बहुत पहले से ये सोच रहे हैं कि किस तरह के नए ऑर्गेनाइजेशन हम बनाएं। ओके लेकिन गणेश जी, टीसीएस ने तो अभी फिलहाल ये साफ तौर पे मना कर दिया कि एआई की वजह से ऐसा नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है क्या ये एआई ही है जो बड़ा खतरा है, और अब क्या स्ट्रैटेजी एज अ आईटी कंपनी को अपनानी चाहिए ताकि हेड काउंट्स कम ना हो और कंपनी अच्छे से फंक्शन भी कर पाए? देखिए, हेड काउंट कम ना हो ऐसा तो हम सोच ही नहीं सकते। हमें ये सोचना चाहिए कि कस्टमर को किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन से फायदा होगा, और वही टीसीएस ने भी कहा। मैं ये नहीं मानता हूँ कि एआई का कोई इफेक्ट नहीं है। एआई का इफेक्ट तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे होता है, जरूर है, मगर डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है। अगर वो आप 10,000 कोडर्स को अगर कहते हैं कि आज आप घर जाइए, तब वो एआई का डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। मगर ये जरूर इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है कि इकोनॉमिक जो स्थिति है और टेक्नोलॉजी का जो मार्च है, उसको दोनों को देखते हुए नया ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं, और मेरे ख्याल से वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। सर एक सवाल पूछूं आपसे। आई मीन बीते 2 साल में, आई मीन इस एआई के दौर में आपने भारतीय आईटी कंपनियों को एआई रेडी, और जो होता है ना अपनी वर्कफोर्स का जो ट्रांजिशन होता है, उसकी पेस से आप खुश हैं क्या सर? और एक और बात सर, कौन सा जो रोल है अभी आईटी कंपनियों में, वो इस बदले युग में, बदले अगर आप देखें स्ट्रक्चर में, सबसे ज़्यादा एट रिस्क है? देखिए, सबसे ज्यादा रिस्क अगर आईटी में देखें तो जो ट्रेडिशनल जो जॉब्स हैं, मतलब कि जो कोडिंग का या फिर टेस्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन, ये सब का जरूर रिस्क है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी के जरिए आप 90% कर सकेंगे। मगर जो डिजाइन है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जिसे कहते हैं, मतलब एआई के साथ कैसे काम किया जाए, आईटी जो डेटा स्ट्रक्चर्स और डेटा आर्किटेक्ट्स जो हैं, उनको कोई रिस्क नहीं है। तो यही हमको सोच के चलना पड़ेगा कि आगे अगर कोई इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, तो सिर्फ नॉर्मल कंप्यूटर साइंस नहीं, मगर किस तरह से डेटा ऑटोमेशन, कंप्यूटर साइंस पढ़े, तो यही सोचना पड़ेगा। वही मैं बोल रहा हूँ कि एक नया लेंस से सब कुछ देखना पड़ेगा, जॉब्स को, कंपनीज के ग्रोथ को, और कंपनीज के डिमांड एनवायरनमेंट को भी एक बहुत ही नए तरीके से देखना पड़ेगा। बिल्कुल। गणेश सर जानते हैं, मतलब मैं बता रहा हूँ, लास्ट 2 दशक में आईटी की क्रांति के बाद 2002, 2004, उसके बाद सैलरी हाइक्स को लीड ही आईटी ने किया था, देखा ही हमने उसको। तो अगर ऐसा टीसीएस ने फैसला लिया है, एआई का ऐसा प्रभाव है, तो ये टीसीएस का जो कदम है ना, ये सिर्फ आइसोलेशन में इस इंडस्ट्री पे नहीं, ये सब पे इम्पैक्ट डालेगा, सब पे इम्पैक्ट डालेगा। मेरे ख्याल से एक बड़ी चर्चा छेड़ दी गई है आज इस विषय द्वारा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप इस चर्चा में शामिल हुए और सभी मुद्दों पे आपने खुल के बात करी। खैर, हम इस मुद्दे पे लौटेंगे। जो ये बात आज शुरू हुई है, ये यहीं नहीं थमेगी, इस पूरे अर्निंग सीजन के बाद भी चलती रहेगी। लेकिन अब एक काम करते हैं, मार्केट्स स्टिल एट डे लो, हम यहाँ पे टॉप कैश कॉल्स एक बार यहाँ पर इंक्लूड कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा और बढ़ेंगे इस मुद्दे पे आगे। कैश कॉल्स में सबसे ऊपर है राजेश सतपुते जी का नाम, उसके बाद कविता जी और अमित सेठ जी। इन तीनों से वो कैश कॉल्स पिक करते हैं। राजेश जी बताइए, आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीरेंद्र, देखिए मेरी नजर है एक्मे सरोल होल्डिंग्स पे। अगर आप चार्ट देखें तो एक मुझे लगता है यहाँ पे एक बेयर ट्रैप सिचुएशन, एक मोमेंटम प्ले मिलेगा। करीबन आप कह सकते हैं कि 304 305 तक का एक मूव मिलेगा। सो 304 का टारगेट रखे और 291 पे एक्मे सोलर होल्डिंग्स बाय करें। स्टॉप लॉस इसका होगा 285 का। एक छोटे स्टॉप लॉस के तहत एक छोटा ट्रेड मिल रहा है एक्मे सोलर। काफ़ी अच्छी तेजी एक्मे सोलर में 8% के करीब डे हाई के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आएगा। बताइए कविता जी, आपने क्या चुना है टॉप कैश कॉल के लिए? सो श्रेया, सिरमा टेक्नोलॉजीज लगातार 6-7 वीक से हम इसमें एक हायर हाई फॉर्मेशन देख रहे हैं, और आज इसने एक फ्लैट फॉर्मेशन का ब्रेकआउट भी दिया है। 744 के लेवल पर एज ऑफ नाउ है, फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 760 770 सिरमा पर आप एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 734 का। ओके, सिरमा एस जस्ट 744 पे आपका बाय कॉल। अमित जी, आप बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी वीरेंद्र जी, मैं आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी के साथ जाना चाहूंगा। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड इन प्लेस है। स्टॉक कंटिन्यूसली हायर लोज बना रहा है एंड इट्स ऑन द वर्ज ऑफ मेकिंग अ 52 वीक हाई आल्सो। रिसेंटली जो पुल बैक आया है वो 10 और 20 डेमा से यहाँ पे हम एक बार फिर से रिवर्सल देख रहे हैं, तो कंटिन्यूएशन ट्रेड है, इसे बाय करें।
स्टॉप लॉस रहेगा 840 रुपीज का, 840 का, और टारगेट्स रहेंगे 930 के। 930 के टारगेट के लिए आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी अच्छा लग रहा है अमित जी को, और 840 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, ये इस वक्त का टॉप कैश कॉल। और इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजेश पालविया जी कार्यक्रम में। राजेश पालविया जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर कार्यक्रम में, और बताइए सबसे पहले तो आपका ट्रेड इस वक्त का। गुड आफ्टरनून श्रेया जी। तो शॉर्ट करने की सलाह है, और एस्ट्रल यहाँ पे हमें वीक लग रहा है। एस्ट्रल में जिस तरीके का ब्रेकडाउन हुआ है, एस्ट्रल फ्यूचर को यहाँ पे शॉर्ट किया जा सकता है। हमें लगता है यहाँ पे जो डाउन साइड में टारगेट आ सकते हैं वो करीब 1380 1370 की तरफ ये स्टॉक फिसलते हुए दिख सकता है। तो एस्ट्रल पे शॉर्ट करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 1435 के आसपास। ओके, 1435 के आसपास आपका शॉर्ट सेल है आपका एस्ट्रल। निफ्टी क्या करने की कोशिश कर रहा है? निफ्टी अभी भी देखिए कोई मीनिंगफुल रिकवरी तो है नहीं। बैंक निफ्टी समहाउ 56,000 को होल्ड करता हुआ। निफ्टी आईटी लेके आइए कोई एक बार। निफ्टी आईटी में कोई मीनिंगफुल रिकवरी है नहीं, और निफ्टी आईटी अभी भी सेकेंड हाफ के सबसे लोअर ट्रेजेक्टरीज में ट्रेड कर रहा है। यहीं पे मैं कुछ ट्रेड्स पिक करना चाहूँगा। लेट्स ब्रिंग एचसीएल टेक। मेरे स्क्रीन पे बहुत देर से इसके जो पुट ऑप्शंस हैं वो डे हाइस पे ट्रेड कर रहे हैं। अच्छा, इसने क्या करा है? इसने एक गैप फिल था वो भी कर दिया। गैप परसिस्ट करता था 23 अप्रैल 25 अप्रैल के बीच में, यानी जो नकारात्मक समीकरण है इस वो डेवलप हो रहा है। राजेश पालवे जी, आप ही से व्यू चाहूँगा, सिंस आप अभी एस्ट्रल पे शॉर्ट थे। इसकी सारी पुट्स डे हाई पे ट्रेड करती हुई वो बेस टूट चुका है जो कि अप्रैल में था, वो गैप फिल हो चुका है। कैसे अप्रोच करेंगे आप एचसीएल टेक्नोलॉजीज को इस वक्त? तो वीरेंद्र जी, काफ़ी इंटेंस सप्लाई प्रेशर हमने पूरे ही आईटी पेक में देखा है, और एचसीएल टेक का स्ट्रक्चर देखे तो ये 4th कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे स्टॉक लोअर हाई लो फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है, जो कि साइन एक सस्टेन सप्लाई प्रेशर का। लुकिंग एट द स्ट्रक्चर, आई थिंक नियर टर्म के हिसाब से हमें लगता है ये स्टॉक का नेक्स्ट जो डाउन मूव कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है, और टुवर्ड्स 1420 की तरफ ये स्टॉक फिसलते हुए दिख सकता है। जब तक स्टॉक 1520 के ऊपर अब वापस रिगेन करने में कामयाब नहीं होता है, ट्रेंड डाउनसाइड का ही एग्जिबिट होते हुए दिखेगा, और 1420 तक की डाउनसाइड हमें लगता है इसमें गोइंग फॉरवर्ड देखने को मिल सकती है। ओके, तो और गिरावट बढ़ सकती है एचसीएल टेक फिलहाल। ये स्ट्रैटेजी आप अपनाएं, और डेलो के आसपास एचसीएल टेक भी आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो प्राइवेट बैंक्स ने आज साथ दिया गिरावट में। हम लगातार डिस्कस कर रहे थे प्राइवेट बैंक्स। एक बार रखिए, जहां आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक, हैवी वेट जैसे स्टॉक आधा फीसदी के करीब तेज़ है, वहीं कोटक महिंद्रा बैंक 7.5% गिरा। और इस पर मैं चर्चा भी करना चाह रही थी इनफैक्ट। शरद अवस्थी जी, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक आधा फीसदी तेज़, कोटक महिंद्रा बैंक दूसरी ओर देखिए 7.5% के करीब गोता लगा गया है। यहाँ पे क्या कंपैरिजन बैठ रहा है? यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक के रिजल्ट्स खराब और स्ट्रीट ने पनिश किया, लेकिन जिस तरीके से गिरा है आज स्टॉक, क्या ये एक चांस है, अपॉर्चुनिटी के तौर पे देख सकते हैं? ऐड करना चाहिए यहाँ पे, खरीदारी करने की सलाह, या फिर अभी थोड़ा और थम जाए? और गिरावट देख रहे हैं आप चार्ट्स पर? चार्ट्स तो मैं उतना नहीं देखता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इन वैल्यूएशंस पे अब शायद बहुत ज्यादा डाउनसाइड यहाँ से आपको ना मिले, और इसको अगर आप स्टैगर करते हैं अगले 2 से 4% और फॉल में इक्वली, तो मुझे लगता है एक डिसेंट अपॉर्चुनिटी है बाई करने के लिए। 300 से 400 रुपए की अपसाइड आपको साल भर में मिलनी चाहिए। अगले साल के नंबर्स, इस साल के पूरे नंबर्स जो आते हैं उस पे अगर 3 टाइम रहता है। क्वार्टरली नंबर्स में थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है, खास करके क्रेडिट कॉस्ट वाले साइड पे थोड़ा डिसअपॉइंट किया है कंपनी ने। बट मुझे लगता है जो ट्रांसफॉर्मेशन का फेज कोटक में चल रहा है वो आने वाले समय में उन्हें काफी हेल्थीली सपोर्ट करेगा, जेनजी सपोर्ट वगैरह। तो वो आने वाले समय में जैसे जैसे नंबर्स दिखता है, जैसा यतिन अभी बोल भी रहे थे कि एमएफआई बिजनेस में भी एक रिकवरी एक्सपेक्टेड है, तो मुझे लगता है एमएफआई, एमएसएमई और ब्रॉडर जो रिटेल ग्रोथ है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए नेक्स्ट क्वार्टर ऑनवर्ड्स। तो ये सब का फायदा लेके मुझे लगता है हीरो कोटक में आने वाले समय में एक स्ट्रॉन्ग री रेटिंग होनी चाहिए। तो अगर फॉरवर्ड पे 3 के आसपास का प्राइस टू बुक भी मिलता है, तो मुझे लगता है यहाँ से 300 से 400 रुपए की अपसाइड आपको मिलनी चाहिए कोटक में। तो यूज करिए इस डिप को बाई करने के लिए। कोटक महिंद्रा बैंक। चलिए अब एक काम करते हैं, ऑप्शन ट्रेड्स पिक कर लेते हैं। धमाकेदार ऑप्शंस एक एक करके आपकी स्क्रीन पे आएंगे, और
पहला ट्रेड जो है वो राजेश पालवी जी से पिक करते हैं। राजेश जी क्या पिक कर रहे हैं आप, बताइए आपका ऑप्शन ट्रेड। तो देखिए, स्टॉक जहाँ पे स्ट्रेंथ दिख रही है वो है यूपीएल। इसमें देखें तो इस गिरावट वाले बाजार में भी स्टॉक एक डे हाई की तरफ ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो 740 का कॉल ऑप्शन अगस्त सीरीज का 21 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, 21-22 रुपए की रेंज में, ये बाय करने की सलाह है। हमें लगता है यहाँ पे ये मूव टुवर्ड्स एक्सपायरी भी बढ़ते हुए दिखेगा, तो इस ऑप्शन के हम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं करीब 28 रुपए से 32 रुपए की तरफ। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा 17 रुपए के आसपास। तो यूपीएल का 740 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन अगस्त सीरीज का बाय करने की सलाह है। 740 का स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन अगर सीरीज की खरीदारी की राय यूपीएल में राजेश पालवे जी की तरफ से आ रही है धमाकेदार ऑप्शन के अंडर। मानस जी आप बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं? देखिए मेरा ट्रेड विप्रो पे रहेगा। विप्रो का 250 का पुट ऑप्शन लेना है। अगर आप देखें चार्ट्स पे तो विप्रो ने एक फ्रेश ब्रेकडाउन चार्ट्स पे दिया है, तो 250 वाला पुट ऑप्शन अगस्त मंथ का, नेक्स्ट मंथ का ले सकते हैं। 8 रुपए 60 पैसे के आसपास ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 6 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 12 रुपए के टारगेट सेट करना है। ओके विप्रो, अब चलते हैं सौमिल जी के ट्रेड की तरफ। सौमिल क्या पिक कर रहे हैं आप? मैंने पिक किया है डीमार्ट का पुट ऑप्शन। यही मंथ की सीरीज का मुझे लगता है एक शार्प सेल ऑफ आ सकता है यहाँ पर, और स्ट्राइक प्राइस होगी 3950 की। बाय पुट ऑप्शन फॉर डीमार्ट अभी चल रहा है अराउंड 34 के आसपास, और स्टॉप लॉस लगाएंगे 22 पर, और मेरा टारगेट होगा 60। ओके, रेवेन्यू सुपरमार्ट की 3950 की पुट लेनी है। तो यहाँ पे 3 ट्रेड्स आए। शुरुआत की थी हमने राजेश पालवी जी से, और जरा एक एक करके ट्रेड्स रखिएगा सारे के सारे स्क्रीन पे। और एक हो गई विप्रो की पुट, राजेश पालवी जी की थी यूपीएल की 740 की कॉल। केमिकल इज समथिंग डिफरेंट। आई मीन सुबह टाटा केमिकल हो चाहे यूपीएल एज ऑफ नाउ हो, और अभी कुछ देर पहले मैं स्क्रीन पे देख रहा था एसआरएफ की पुट। बाकी माइनस का ट्रेड था 250 की विप्रो की पुट, और अभी अभी सौमिल जी ने पिक किया रेवेन्यू सुपरमार्ट की पुट। अच्छा, निफ्टी बहुत देर से 24,650 को रिस्पेक्ट देके 40 पॉइंट का डिफरेंशियल लो से मेंटेन कर रहा है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा मीनिंगफुल डिस्टेंस क्रिएट करता हुआ वर्सेस 56,000। तो एक चीज़ जो इस प्राइस पे, दोनों इंडेक्सेस रखिएगा मेरे अगल बगल, एक चीज़ जो इस प्राइस पे थोड़ी सी इम्प्रेस कर रही है वो है थोड़ी रेजिलियंस, थोड़ा सा संघर्ष निफ्टी बैंक का टू प्रोटेक्ट 50 डे एक्सपोनेंशियल। यानी हर जगह ना हमको एक फोर्स की ज़रूरत होती है, याद रखिएगा, चाहे वो किसी स्टॉक से मिले या फिर किसी इंडेक्स से मिले निफ्टी को। निफ्टी बैंक अभी 56,000 को होल्ड कर रहा है, वो निफ्टी बैंक का 50 डेमा है। तो अब हमें अगर निफ्टी पर शॉर्ट करके और फोर्स जनरेट करनी है तो उसके लिए निफ्टी बैंक से क्लू लेना पड़ेगा। अब निफ्टी बैंक अगर 56,000 के नीचे नहीं आया तो वो फोर्स रिक्वायर्ड जो है वो निफ्टी के शॉर्ट पे आपको नहीं मिलेगी, एक बात याद रखिएगा। एक दो स्टॉक्स और डिस्कस कर लेते हैं। यूपीएल का जिक्र हुआ, मैं कुछ देर पहले एसआरएफ के चार्ट को देख रहा था। ये सुबह सुबह ट्रेड जो था मैंने पिक किया था सचिन जी के साथ, अच्छा स्विंग मिला, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा कोलैप्स भी हुआ। सौमिल, आपका एसआरएफ पे क्या व्यू बन रहा है? अर्निंग्स अच्छी थी, मार्जिन अच्छे थे, परसों या शुक्रवार को गिरा, आज सुबह पुल बैक 100 डेमा को होल्ड करता हुआ, 100 डेमा ही इसका 30 मई का लो भी है, यानी इस एवरेज के साथ इसकी एक अच्छी कनेक्टिविटी है जहाँ पे बाइंग सपोर्ट आता है। आपका टेक क्या है इस पे? वीरू, एसआरएफ पे इस समय शॉर्ट टर्म में मैं नेगेटिव हूँ, बिकॉज 20 डेली मूविंग एवरेज के नीचे, 40 डेली मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। प्लस ये एक अपवर्ड ट्रेड, अपर स्लोपिंग ट्रेंड लाइन एक नीचे की तरफ तोड़ी है, एक एंडिंग डायगोनल पैटर्न नीचे की तरफ तोड़ा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे इन द वेरी शॉर्ट टर्म ये फिर से 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक नीचे तक शार्प सेल ऑफ हो सकता है। दैट इज 2835, तो यहाँ तक ये सेल हो सकता है। लेकिन इन द मीडियम टर्म आउटलुक ये डेफिनेटली अप ट्रेंड में है, तो उस एरिया में फिर से एक बार रिविजिट कर सकते हैं। लेकिन इस समय ये एक शॉर्ट करने का मौका है, और टारगेट्स होंगे 2835। 2835 नीचे तक के टारगेट देख रहे हैं एसआरएफ में शॉर्ट करने का मौका। हालांकि केमिकल स्पेस में अगर आप देखें तो बाइंग पिछले कुछ सत्रों से देखने को मिल रही है। एसआरएफ के नतीजे भी आपको याद होंगे, अच्छे नतीजे, स्ट्रीट ने रिवॉर्ड किया था, लेकिन फिलहाल सोमिल जी कह रहे हैं कि शॉर्ट करने का मौका है और 2835 तक के नीचे तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक बार अडानी ग्रीन रखिए स्क्रीन पर और रिजल्ट आ रहे हैं और एकदम सरचार्ज नीचे
वर्टिकल राइज देखने को मिलेगा निचले स्तरों से। अडानी ग्रीन 2.5% की तेज़ी के साथ कर रहा है कारोबार। मुनाफा आय सभी में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बिट्टा इनफैक्ट यहाँ पर भी 2113 करोड़ से बढ़कर 2554 करोड़ पर आ गया है। एबिटा मार्जिन थोड़ा यहाँ पे दबाव देखने को मिल रहा है, यहाँ पे घटा ये 83.6% से घटकर अब 77.1% हो गया। याद रखिए साल दर साल का आंकड़ा मैं बता रही हूँ, आपके सामने रख रही हूँ अडानी ग्रीन आपके स्क्रीन पर इस वक्त। चलिए अब आगे बढ़ते हैं शो में और नतीजों की बात कर लेते हैं। कल निफ्टी में एशियन पेंट्स, L&T और NTPC के नतीजे आएंगे और साथ ही वायदा की बात करें तो वहाँ पे 5 कंपनियों के नतीजे आएंगे। नतीजों का अनुमान बताने के लिए हमारे साथ पूरी टीम मौजूद है। मंगलम मालू, आशीष चतुर्वेदी और कंचन नौटियाल। मंगलम, पहले आपके पास आना चाहूंगी, एशियन पेंट्स के नतीजे कैसे रह सकते हैं, स्ट्रीट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, बताएं। तो एशियन पेंट्स को अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस इस बार नहीं है, पर जो स्टॉक प्राइस है वो आपको बता रहा है कि आगे जाके चीज़ें बेहतर हो सकती है। क्यों मैं ये कहता हूँ, क्योंकि स्टॉक जो है ऊपर से 30% गिर चुका है, बट नीचे से 10-11% चल भी गया है। 1.5% रेवेन्यू का डिक्लाइन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, करीब 8835 करोड़ कंपनी की टॉप लाइन होगी। नेट प्रॉफिट 5% नीचे होगी। एबिटा जो है 5.5% नीचे होगी। इसका मतलब जो है मार्जिन वो कंप्रेस होके 19% से 18% के आसपास आ जाएगा। वॉल्यूम ग्रोथ, हाँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा इजाफा देखने मिलेगा। 1.8% टर्न्स इनटू 2 to 3% वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट प्राइस जो है उस बार कम होगी क्योंकि जो लोअर वैल्यू प्रोडक्ट्स है वो ज़्यादा बिकेंगे और ये पिछले 8-10 क्वार्टर से हो रहा है। एशियन पेंट्स का जो प्राइस और वॉल्यूम का जो इक्वेशन है वो ज़्यादा करके नेगेटिव और जा रहा है। रियलाइजेशन जो है वो लोअर होंगे ऑन अकाउंट ऑफ प्रोडक्ट मिक्स और जो डिस्काउंट कंपनी दे रही है। मार्जिन्स क्यों इम्पैक्ट होंगे, क्योंकि रेवेन्यू ग्रोथ आपका कम होगा तो ऑपरेटिंग लेवरेज भी कम होगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ गए हैं, कंपनी ने पहले भी कहा है, सेल्स के कॉस्ट बढ़ गए हैं कंपटीशन की वजह से। और दूसरा, हमें जो कमेंट्री कंपनी की होगी कंपटीशन और डिमांड एनवायरनमेंट के प्रति, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। क्योंकि अगर आप देखें तो बिरला ओपिस भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। हाल ही में JSW और एक्जो नोबल की भी डील हुई है और स्टॉक्स जो हैं ऑलरेडी करेक्ट हो चुके हैं। तो आगे जाके क्या वर्स्ट बिहाइंड है या नहीं, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा एशियन पेंट्स का। और स्ट्रीट बिलीव कर रही है कि वर्स्ट बिहाइंड है, क्योंकि स्टॉक भी इन नतीजों को लेकर काफ़ी रेजिलियंट है। ऐसे मार्केट में भी 2.5% ऊपर है। शुक्रिया मंगलम आपका इस पूरी चर्चा के लिए। और हाँ, ये स्टॉक याद रखिएगा, एशियन पेंट्स एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी से मिड जून से रिकवरी मोड में है, बट अभी इस प्राइस पे आप कह सकते हैं न्यूट्रल है। क्यों? क्योंकि एक बड़े मूव के बाद थोड़ा सा रिट्रेस भी हुआ था, तो बहुत एक न्यूट्रल ट्रैजेक्टरी में हम जा रहे हैं। और हाई लगाया था इसने 9 जुलाई को करीब 2519 का, तो वहाँ से तो सब्सटेंशियली नीचे भी है, तो न्यूट्रल जा रहे हैं हम अभी। खैर, अब चलते हैं कंचन के पास और एशियन पेंट्स पे एक बार फिर से लौटेंगे। कंचन, NTPC क्या एक्सपेक्टेशन? जी, अगर NTPC के नंबर्स की बात करें तो नंबर्स हमें यहाँ पे मिक्स बैग देखने को मिल सकते हैं। रेवेन्यू फ्रंट पे सबसे पहले बात कर लेते हैं, हमें करीब 45,340 करोड़ पे जो रेवेन्यू है, यानी कि 2% का स्लाइट अपटिक देखने को मिल सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की बात करी जाए या फिर ऑपरेशनल नंबर्स की बात करी जाए तो वहाँ पे एक जो डेंट है वो हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। नंबर मिक्स बैग है, उसके पीछे का जो रीजन है क्योंकि जो डिमांड इन्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा वीकर साइड पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ जो जनरेशन है उसमें भी हमें एक स्लो डाउन देखने को मिला है, जिसका सीधा इंपैक्ट कंपनी के प्रॉफिट्स में आता हुआ पड़ सकता है। जो बोरोइंग कॉस्ट है वो काफी ज्यादा हायर साइड में जा रही है, एक रीजन ये भी माना जा रहा है। लेकिन रेवेन्यू फ्रंट पे हम बात करें तो स्लाइटली वो ठीक देखने को मिलेगा। अब प्रॉफिटेबिलिटी के लिए 2 चीजें यहाँ पे मेंशन की गई है, काफी सारे हाउस व्यूज हैं। एक जो नेगेटिव चीज है पहले मैं वो बता देती हूँ, उसके बाद मैं पॉजिटिव की फैक्टर की तरफ आऊंगी कि जो बोरोइंग कॉस्ट है वो बढ़ रही है, ये इसके लिए नेगेटिव पॉइंट है। अगर जो पॉजिटिव की बात करें तो जो उनका आयाना ऑपरेशनल एसेट है और साथ में जो उनकी कैपेसिटी एडिशन है, इस क्वार्टर में बेसिकली इन्होंने 2 गीगावाट का कैपेसिटी एडिशन किया है, जो कि नंबर्स को मिक्स बैक कर सकता है। की फोकस एरिया की बात करी जाए तो रिन्यूएबल कैपेसिटी के ऊपर किस तरीके का रैंप अप है, थर्मल प्रोजेक्ट कमीशन के ऊपर किस तरीके की प्रोग्रेस है, साथ में कोल सप्लाई और प्लांट लोड फैक्टर का ट्रेंड किस तरीके का दिखाई दे रहा है और आगे को लेके कंपनी का किस तरीके का आउटलुक है। लेकिन नंबर्स इतने पॉजिटिव नहीं है। ओके, नंबर पॉजिटिव एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन नजर रहेगी किस तरीके से एक्सपेंशन करती है कंपनी, आगे कौन से प्रोजेक्ट्स लाइंड अप हैं। आशीष, आप बताइए कि L&T से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है स्ट्रीट, कैसे रह सकते हैं नतीजे?
देखिए बढ़िया डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं और रोज़ खबरें तो आती हैं एलएनटी को ऑर्डर मिलने की। तो आप सेगमेंट्स देखिए, चाहे हाइड्रोकार्बन्स हो, पावर हो, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, रेलवेज है, स्मार्ट सिटीज़ है, वाटर है, सभी में जो ऑर्डर मोमेंटम है काफ़ी बढ़िया देखने को मिला। लेकिन एक चीज़ खास बात है कि जो गवर्नमेंट के ऑर्डर होते हैं केपेक्स वाले वो तो मिल रहे हैं, लेकिन प्राइवेट केपेक्स अभी भी पूरी तरीके से फुल पोटेंशियल पर नहीं चल रहा है। लेकिन इसके बाद भी अगर आप देखें तो क्योंकि कुछ लेगेसी प्रोजेक्ट जो है इनके इस क्वार्टर के दौरान एग्जीक्यूट हुए हैं, पूरे हुए हैं, तो इसके चलते एग्जीक्यूशन में एक बढ़िया इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। इनके जो सऊदी की ऑर्डर बुक है वो काफ़ी बढ़िया कर रही है, वहाँ पर नए ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं, एग्जीक्यूशन भी वहाँ पर काफ़ी बढ़िया है। और जो इनके नए बिजनेसेस हैं इनमें भी अगर आप देखें तो मिसाल के तौर पर जो जीसीसी की ऑर्डर पाइपलाइन है एक ही मॉनिटरेबल रहेगी। अब बात कर लेते हैं नंबर्स की, तो सबसे पहले आप रेवेन्यू टॉप लाइन का आंकड़ा देखें, 13% की बढ़त आपको देखने को मिल सकती है, 62,451 करोड़, ये आंकड़ा याद कर लीजिए, बाजार इसको नोट करके चल रहा है। एबिटा की बात करें तो 6,300 करोड़ यानी 5,615 करोड़ पिछले साल था, 6,300 करोड़ यानी 12% की बढ़त आपको देखने को मिल सकती है। मार्जिन में थोड़ा सा डेंट है, मार्जिन में एक्चुअली एक्सपांशन नहीं है, 10.18% के एबिटा मार्जिन पिछले साल थे, इस बार तकरीबन 10% के आपको देखने को मिल सकते हैं। और मुनाफे में डिसेंट 20% की बढ़त आपको देखने को मिलेगी, 2,786 करोड़ से बढ़कर 3,350 करोड़। लेकिन ऑर्डर की पाइपलाइन कैसी है, टोटल ऑर्डर बुक का आंकड़ा कैसे आता है, और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि ऑर्डर बुक को लेकर कमेंट्री क्या रहती है, एक ही मॉनिटरेबल है, नतीजे अच्छे आएंगे। नतीजे अच्छे आएंगे एलएनटी के लिए। अच्छा, एलएनटी को डिस्कस करें तो आई थिंक इसमें से सबसे जो हमने 4-3 डिस्कस किए, एशियन पेंट्स, एनटीपीसी और लासन। जरा एक बार स्क्रीन पे लासन रखिएगा। आशीष, शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए, एक्सपेक्टेशन जाहिर करने के लिए। और लासन करीब करीब 3418 पे आप कह सकते हैं ओवरसोल्ड जा रहा है, प्लेसमेंट नेगेटिव है, मतलब कोई ऑप्टिमिज्म नहीं है इस प्राइस में रिगार्डिंग अच्छे नंबर्स को लेकर। -200 EMA की ट्रैजेक्टरी में। मानस, आपकी रीडिंग क्या कहती है? और जानते हैं ये एलएनटी की प्लेसमेंट थोड़ी सी खल इसलिए भी रही है कि वर्सेस कमिंस ये काफ़ी एक ख़राब चार्ट है। कमिंस के मूव को देखिए, आप सिमंस के मूव को देखिए, आपका सेंस क्या, अगर थोड़े से भी नंबर्स अच्छे हुए तो पॉसिबली एलएनटी कैसे रिएक्ट करेगा, और वर्स्ट केस में कहाँ तक की एक्सपेक्टेशन है आपको? तो देखिए, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो वो नेगेटिव है, क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास कंसोलिडेशन हो रहा था। फ्रेश ब्रेकडाउन ऑलरेडी हमने आज चार्ट्स पे देख लिया है, वॉल्यूम ज़्यादा देखने को मिले हैं, तो संकेत तो अच्छे नहीं है। शायद यहाँ पर गिरावट बढ़ेगी तो आपको 3200 रुपए तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। और खरीदारी करने के लिए तभी खरीदारी करें जब ये 3550 के ऊपर, 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर निकले, तभी आपको खरीदारी करनी है। डिस्क्लोजर है कि इस पे हमने अपने क्लाइंट्स को एक सेल रिकमेंडेशन दिया हुआ है। क्लाइंट्स को एक सेल रिकमेंडेशन दिया है। चलिए अब 4 का चौका का शुरुआत करते हैं यहाँ से। इट्स ऑलमोस्ट 2:52, 2:52। मानस जी से सस्ता ऑप्शन ट्रेड पिक किया जाएगा, उसके बाद राजेश पालवी जी फिर सुपरस्टार, कविता जी 4 का चमत्कार इंदौर के खूबसूरत शहर से देंगी, और शरद अवस्थी जी आज का मिड कैप फंडा। मानस जी क्या पिक कर रहे हैं आप सस्ता ऑप्शन? देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए 740 का कॉल ऑप्शन लेंगे यूपीएल का। यूपीएल का जो 740 का कॉल ऑप्शन अगस्त मंथ का है, वहां पर खरीदारी करेंगे। 24 रुपीज के आसपास के प्राइस चल रहे हैं, उसमें आपको 19 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 35 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। अच्छा, आज सुबह से ही आशीष ने ना माहौल बना रखा था, देश के सबसे खूबसूरत शहर, सबसे स्वच्छ शहर, मानस जी का लखनऊ भी आ गया, राजेश पालवी जी भी हैं इंदौर से। हैं राजेश जी, एफएनओ सुपरस्टार क्या पिक कर रहे हैं आप? एफएनओ सुपरस्टार में शॉर्ट साइड का ट्रेड पसंद आ रहा है, वो है बजाज फाइनेंस पे, यहाँ पे शॉर्ट करने की सलाह है। स्टॉक में अगर हम देखें तो वीकली चार्ट में स्टॉक को देखें तो एक अप स्लोपिंग चैनल में ट्रेवल कर रहा था, उसका ब्रेकडाउन यहाँ पे आते हुए दिखा है। और यहाँ पे जिस तरीके से डेटा में शॉर्ट बिल्टअप बने, स्टॉक 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे भी फिसल चुका है। हमें लगता है यहाँ पे फर्दर वीकनेस एक्सटेंड होते हुए दिखेगी। डाउन साइड के टारगेट 860 850 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। तो बजाज फाइनेंस फ्यूचर शॉर्ट करने की सलाह, स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 898 के आसपास। ओके, बजाज फाइनेंस फ्यूचर शॉर्ट करने की राय एफएनओ सुपरस्टार के लिए। अब चार्ट का चमत्कार के लिए चलते हैं कविता जैन जी के पास। बताइए कविता जी, आपका चार्ट का चमत्कार क्या होगा? तो श्रेया, ये एक पोजिशनल ट्रेड होगा। आप अगर स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज का चार्ट सेटअप देखें तो अपने 2x वॉल्यूम के साथ काउंटर ट्रेड करते हुए दिख रहा है, और एक अच्छे फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आते हुए दिखा है ऑन अ वीकली चार्ट।
अपने 100 वेमा के ऊपर जाकर ये आज क्लोजिंग देते हुए दिख रहा है। मुझे लगता है मौजूदा भाव या डिक्लाइन अप टू 122 इसमें आप बाय ले सकते हैं फॉर द प्राइस मूव ऑफ 140 148 की प्राइस टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 115 का। ओके 158 का स्टॉप लॉस। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज 8.5% की तेज़ी के साथ फिलहाल कारोबार कर रही है। चार्ट का चमत्कार के लिए कविता जी के पिक मिड कैप फंडा आपने क्या चुना है शरद जी? जी हमारा मिड कैप फंडा होगा क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंपनी MEHQ, बुटाइल हाइड्रोक्साइल एनिसोल और HALS जैसे इंग्रेडिएंट्स बनाती है जो परफॉर्मेंस केमिकल्स हैं। और MEHQ में लगभग 50% ग्लोबल मार्केट शेयर है। इनके पास 330 करोड़ का एक कैपेक्स कंपनी कर रही है जो अगले 2 साल में इम्प्लीमेंट होगा इन फेजेस। तो हमें लगता है जैसे जैसे ये नए प्रोडक्ट चालू होते हैं और जो पुराने जो कैपेसिटीज इन्होंने लगाई है उनकी स्टेबलाइजेशन और इम्प्रूव होती है, हाई प्रोबेबिलिटी कि अगले साल भर में काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आपको नंबर्स में देखने मिले। हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि प्रॉफिट में करीब 45 से 50% जैसी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए और इस साल लगभग कंपनी 40 रुपए के आसपास की अर्निंग्स रिपोर्ट करनी चाहिए। तो 40 की अर्निंग्स पे लगभग 40 के आसपास का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए 35 से 40 का। तो 1600 से 1700 रुपए के लक्ष्य के लिए क्लीन साइंस। क्लीन साइंस 1700 के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं शरद जी। तो 4 का चौका हमने शुरुआत की सस्ता ऑप्शन के साथ जो कि मानस जायसवाल जी ने पिक किया। UPL का कॉल ऑप्शन टारगेट प्राइस 35 और स्टॉप लॉस आपको 19 का लगाकर चलना है। FNO सुपरस्टार के लिए बजाज फाइनेंस फ्यूचर शॉर्ट राजेश पालविया जी की तरफ से आया 860 तक के टारगेट आपके स्क्रीन पर होंगे स्टॉप लॉस। और कविता जैन ने स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज़ पर खरीदारी की राय बाय ऑन डिप्स की टारगेट और स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर नोट डाउन कर लीजिए। और मिड कैप फंडा के लिए शरद अवस्थी जी ने चुना क्लीन साइंस और करीब ये 1700 के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर काउंटर में। अब आगे बढ़ते हैं और देखिए लगातार हम सारे सेक्टर्स पे बात कर रहे हैं और आज जिस सेक्टर ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है मार्केट को ड्रैग करने में रियल्टी स्पेस है। वो लगभग 4% का डेंट इस पूरे स्पेस पे पड़ा है और सिर्फ आज का सत्र नहीं पिछले 5 दिनों का डेटा आप उठा के देखेंगे तो रियल्टी इंडेक्स करीब 9% टूट चुका है। रियल्टी शेयरों में क्यों है ये गिरावट, डिटेल लेकर रिसर्च लेकर आशीष चतुर्वेदी मौजूद है। आशीष बताइए रियल्टी स्पेस में क्या सिरदर्द बना हुआ है, क्या कारण जो लगातार गिरावट हमें देखने को मिल रही है? बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि पिछले 5 सत्रों में तकरीबन 9% की गिरावट आ गई है और अब निफ्टी रियल्टी आपको 2 महीने को निचले स्तर पर नजर आएगा। और आपको एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए कि जब इससे प्रीवियस RBI पॉलिसी हुई थी, इससे पहले रियल्टी स्पेस के सभी स्टॉक्स में अगर आप देखें तो तेज़ी होना शुरू हो गई थी। लेकिन अब अगर आप देखें तो एक का एक क्रैकडाउन यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। काफ़ी सारे कारण हैं, सबको समझेंगे डिटेल में। लेकिन एक चीज़ समझिए कि इस बार अब जो बिक्री हो भी रही है ज़्यादातर ये अल्ट्रा प्रीमियम और प्रीमियम सेगमेंट इसमें ही हो रही है। अफोर्डेबल हाउसिंग जो सस्ते घर होते हैं या मिड सेगमेंट है, यहाँ पर धीमापन अब पूरी तरीके से विजिबल हो चुका है। क्योंकि आप देखें एक डेटा निकल कर आया मेरे पास जहाँ पर टॉप 15 टियर 2 सिटीज़ जो हैं यहाँ पर जो अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में नए लॉन्चेस हैं इसमें पिछले साल के मुकाबले 54% की गिरावट आपको देखने को मिली हो। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं कि अफोर्डेबल हाउसिंग है, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि जो मिड सेगमेंट है यहाँ पर भी आपको अब पेन नजर आ रहा है। तो 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक के जो घर होते हैं इनमें भी करीब करीब लॉन्चेस में 12% की गिरावट आपको देखने को मिली। लेकिन सेक्टर में जो नतीजे हैं इनका भी एक बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि आपको याद होगा कि 23 जुलाई को ओबरॉय और मैक्रोटेक डेवलपर्स दोनों में एक क्लीन अप ट्रेड हुआ था। इसके बाद से लगातार स्टॉक्स में आपको गिरावट नजर आई है। अब मैक्रोटेक डेवलपर्स की तरफ से कहा गया है कि जो गाइडेंस है वो थोड़ी सी म्यूटेड है और जो फ्री कैश फ्लो जनरेशन है ब्रोकरेज हाउस मान रहे हैं कि इसमें भी हल्का सा धीमापन आपको देखने को मिला है। ओबरॉय रियल्टी इसके जो डेवलपमेंट मार्जिन हैं ये अब कम होकर 45% हो गए, ये JP मॉर्गन की रिपोर्ट में लिखा हुआ है। लेकिन साथ में अगर आप देखें तो वो नतीजे और भी आने बाकी हैं सेक्टर में। जैसे गोदरेज प्रॉपर्टीज के रिजल्ट आएंगे आपके पास 1 अगस्त को, DLF है, प्रेस्टीज एस्टेट्स है, इनकी डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुई है। लेकिन आप सिर्फ 9 दिनों में स्टॉक्स को देखें क्या जबरदस्त गिरावट आपको देखने को मिली। पिछले 5 दिनों में मैक्रोटेक डेवलपर 16% टूट चुका है, ओबरॉय रियल्टी 10% की गिरावट आ चुकी है, गोदरेज प्रॉपर्टीज यहां पर भी तकरीबन 10% का पेन है और DLF यहां पर भी देखें तो तकरीबन 7% की गिरावट है। पूरे सेक्टर में अगर आप देखें तो एक अच्छे रनअप के बाद अब प्रॉफिट बुकिंग
ज़बरदस्त नज़र आ रही है। लेकिन और क्या कारण है, क्या अफोर्डेबल हाउसिंग में और कितना पेन है, इसको विस्तार से समझते हैं। और आज हमने महिंद्रा लाइफ स्पेस के मैनेजमेंट से बात भी की थी, आइए सुनते हैं। जो हमने देखा है कि लग्जरी काफी ग्रो कर रहा है, उसका वॉल्यूम सिर्फ 1 से 2% है, लेकिन उसकी वैल्यू 15 से 20% है। और इस क्वार्टर में हमने काफी लग्जरी में गेन देखा है। अफोर्डेबल उसके कंपैरिजन में श्रिंक कर रहा है, तो 1 करोड़ के जो नीचे अपार्टमेंट है वो कम होते जा रहे हैं। वॉल्यूम थोड़ा बहुत है लेकिन वैल्यू कम होती जा रही है, उसका मतलब वो डी ग्रो हो रहा है। रेपो रेट कट का हमने सोचा था उस पर बेनिफिट आएगा, लेकिन अभी तक देखा नहीं है हमने। लेकिन जो प्रीमियम सेगमेंट है, मिड प्रीमियम प्रीमियम जो मिड है, जो हम जहाँ पे प्ले करते हैं, वो मार्केट काफ़ी हेल्दी है, उसमें काफ़ी डिमांड है। जी हाँ, सही समझाया आशीष ने। और सिर्फ प्रीमियम कैटेगरी के फ्लैट बेचने से काम नहीं चलेगा जनाब। और एक और चीज़ आशीष, आज से लगभग 3-4 महीने पहले एक रियल एस्टेट कंपनी से बात कर रहा था, तो वो जनाब बोले कि हमने लो कॉस्ट जो अफोर्डेबल हाउसिंग है उस पर फोकस करना शुरू कर दिया है। 1.5-2 करोड़ के जो फ्लैट है उस पर फोकस कर रहे हैं। मैं तभी समझ गया जनाब ये दौर आने वाला है, यकीन मानिए। खैर इस पर एक टेक लेते हैं छोटा सा। डायरेक्टर साहब समय दीजिएगा मुझे। आपकी राय क्या होगी इस पर? शरद, ये तो होना ही था। आई मीन सिर्फ आप अफोर्डेबल हाउसिंग को दरकिनार करके सिर्फ प्रीमियम सेगमेंट पे क्या डिलीवर कर पाएंगे? और आज जो वो टीसीएस वाली खबर है ना, उसका भी इम्पैक्ट है ये, आप मानते कि नहीं मानते हैं ये? मार्जिनल इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि एक हाई इनकम ग्रुप है तो वहां से थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। प्लस जो दूसरी चीज और एक निगेटिवली इम्पैक्ट करती है, हम लोगों ने पहले भी कई बार बात की है कि रियल एस्टेट में अक्रॉस द बोर्ड थोड़ी वैल्यूएशन भी स्ट्रेच हो गई थी। तो जब वैल्यूएशन स्ट्रेच होती है तो कुछ भी निगेटिव आता है तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा ज्यादा हो जाता है। ओवरऑल में फॉल मेरे लिए थोड़ा सरप्राइजिंग है, बट बाकी रेस्ट ऑफ द पैक जो फ्रंटलाइन नेम्स थे, मुझे लगता है ज्यादातर स्टॉक्स 50-60 टाइम एक साल फॉरवर्ड पे ट्रेड कर रहे थे। गोदरेज शायद उससे भी प्रीमियम पे, तो वहां से अपसाइड खोज पाना वैसे भी थोड़ा मुश्किल होता है। और ये जो चैलेंज है ये तो बिल्कुल है, देखिए, क्योंकि सबका फोकस अगर सिर्फ प्रीमियम पे रहेगा तो बड़ी आबादी तो प्रीमियम वाली है नहीं। और अगर 1-1.5 करोड़ अफोर्डेबल हाउसिंग है तो पता नहीं उसको कैसे डिफाइन करना चाहिए। तो मुझे लगता है वो एक चैलेंज है, बट ये बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर, मेजर सिटीज के बाहर जो मार्केट है वो शायद इतना सैचुरेटेड नहीं है, वहाँ ये डेफिनेशंस अलग हैं। तो उसके बियॉन्ड जैसे जैसे ये टायर 2 सिटीज में अगले 5 से 10 साल में जैसी अर्बनाइजेशन हम एक्सपेक्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेंड बिल्कुल इम्पैक्ट है। तो मुझे लगता है इस डिप को यूज करना चाहिए ग्रेजुअली स्पेस को एक्यूमुलेट करने के लिए, अगर आप 5 से 10 साल का होराइजन रखते हैं तो। बट हो सकता है अगले साल 1.5 साल में अभी भी यहाँ से थोड़ा पैसा बनाना मुश्किल हो, तो और डिप्स आए तो वहाँ पे ग्रेजुअली एक्यूमुलेट करिए। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी इंटैक्ट है, शॉर्ट टर्म थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है फ्रंटलाइन स्टॉक्स के लिए। लेकिन ओबेरॉय, श्रीराम, ये जो ऐसी स्टोरीज है, सिग्नेचर है, ये सब मुझे लगता है वैल्यूएशन वाइज कम। ओके, चलिए एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं इस नोट पे, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे बिग मार्केट वॉइसेस में देवेंद्र जी से। छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और देखिए प्राइस डैमेज तो काफ़ी हो ही चुका है ऑलरेडी। वी आर एट डे लो, निफ्टी करीब करीब आपकी स्क्रीन पे अभी भी डे लो की ट्रिजेक्टरी में ट्रेड करता हुआ 24,680। देवेंद्र जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। ये अर्निंग सीजन अभी तक तो मतलब आप उसको मार्क्स कितने देंगे? कोटेक आज का एक एक्सीडेंट, लेकिन उससे भी बड़ा जो एक्सीडेंट है वो है टीसीएस का अपने नंबर्स के बाद इस छटनी, इस अपने हेड काउंट्स को कम करने की जो टिप्पणी थी वो काफ़ी हावी हो गई। सर ये अपने साथ सबको जिसे कहते हैं प्रभावित कर रही है। आज लुक एट रियल स्टेट, आप इस टीसीएस के कमेंट को, इस डेवलपमेंट को देखते कैसे हैं? क्या ये फर्दर जो डिगिंग निफ्टी आईटी में हो रही है, आईटी स्टॉक्स में, उसको और थोड़ा सा पेशी कर सकती है क्या? तो गुड आफ्टरनून वीरेंद्र। मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक खाली टीसीएस को ध्यान में नहीं लेते हैं। आई थिंक उनका पीछे का जो ऑब्जेक्टिव है उसके ऊपर ध्यान रखिए। आई थिंक दे आर रीओरिएंटिंग द कंपनी, जिसके अंदर वो लोग अपने स्किल सेट्स को अच्छी तरह से बाहर लाना चाहते हैं। जो करंट स्किल सेट के अंदर जहाँ पे डेफिशिएंसी है, वो स्किल सेट को वहाँ पे वो लोग हटा के आई थिंक द न्यू स्किल सेट दे वांट टू एड इट। दैट इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। तो 6 लाख का जो एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है उसके अंदर से 2% यानी 12,000 एम्प्लॉइज को आप रीओरिएंटेशन में लेके जा रहे हो।
या उनकी जगह पे दूसरे को रिप्लेस कर रहे हो। तो आई थिंक एक बहुत सहज एनवायरनमेंट में ये प्रक्रिया चल रही है, मैं ऐसा समझता हूँ। और खाली टीसीएस नहीं, काफ़ी सारी कंपनी को अपनी एम्प्लॉयी स्ट्रेंथ को रीस्किल करना पड़ेगा ये चेंज एनवायरनमेंट के अंदर। जो कन्वेंशनल हिसाब से आपने मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, सर्विस के अंदर, कोई भी जगह पे आपने जो अपना बिज़नेस कारोबार चलाया है, उसको आप अगर नए समय के अंदर रीएडजस्ट नहीं करते हो, रीस्किल नहीं करते हो अपने एम्प्लॉइज़ को, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि इट विल बी आई थिंक अ गुड अमाउंट ऑफ चैलेंज फॉर मोस्ट ऑफ द कंपनीज़। मैं इसको थ्रेट नहीं गिनता हूँ, मैं इसको अपॉर्चुनिटी गिनता हूँ। क्योंकि दिस गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू लॉट ऑफ पीपल टू रीस्किल देमसेल्फ इन कमिंग ईयर्स। अगले 2 या 3 साल के अंदर जो हिसाब से बदलाव आ रहा है हमारी एनवायरनमेंट के अंदर, वो बदलाव बहुत स्पीड से आ रहा है। एंड टू अ ग्रेटर एक्सटेंट आई थिंक दिस काइंड ऑफ इंडिकेशन कैन ओनली बी गिवन बाय द लीडिंग कंपनीज। उनको फॉलो करके आई थिंक स्मॉलर एंड मिड साइज कंपनीज विल आल्सो ट्राई टू रीबिल्ड देयर स्किल सेट्स। तो ये एक बहुत सहज प्रक्रिया है, मैं उसको नेगेटिव नहीं गिनता हूँ। ओके, आप बहुत पॉजिटिव है टीसीएस के इस कदम के बाद। गुड आफ्टरनून देवन जी, श्रेया बात कर रही हूँ। आपके पास आऊँगी, लेकिन एक बार बीएल के रिजल्ट आ रहे थे और ऊपरी नंबर तो अच्छे लग रहे हैं। आप चाहे एबिटा मार्जिन की बात करें, एबिटा रेवेन्यू और प्रॉफिट, सभी अनुमान से ठीक है और सभी में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और निचले स्तरों से रिकवरी भी दिखाने की कोशिश की है रिजल्ट के बाद बीईएल ने। हालांकि मार्केट खराब है, डिफरेंट स्टॉक्स में क्लियरली आज मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, तो उसका असर है, लेकिन रिजल्ट के बाद एक अपटिक तो देखने को मिल रहा है। ब्रेकिंग आपके स्क्रीन पर इस वक्त सभी में अनुमान से ठीक ठाक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लेकिन देवन जी, ओवरऑल मार्केट पे मेरा सवाल है, लगातार तीसरा सत्र जब मार्केट पे बिकवाली हावी होती हुई नजर आ रही है, क्या बड़ी तस्वीर सिर्फ रिजल्ट है क्योंकि रिजल्ट खराब आ रहे, अर्निंग्स ने कहीं ना कहीं सेंटिमेंट खराब किया है, एफआईज जिस तरीके से बिकवाली कर रहे हैं वो भी एक बड़ा रीजन है? कारण क्या देख रहे हैं आप मार्केट का प्रेशर में होने का? सबसे बड़ा कारण श्रेया मुझे दिख रहा है कि वैल्यूएशंस। अगर मार्केट के वैल्यूएशंस ऑलरेडी स्केल्ड अप हो चुके हैं, तो आपके पास ज़्यादा हेडरूम नहीं है। सो डिस्पाइट ऑफ आई थिंक गुड कंपनी, गुड परफॉर्मेंसेस, कंपनी के स्टॉक के दाम जो घटते हैं, उसका एक ही आंसर है कि आपके वैल्यूएशन सस्टेनेबल नहीं है। अगर वैल्यूएशन समय के हिसाब से देखें और महंगे हो जाते हैं शुरुआत में, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि उसके अंदर करेक्शन आएगा, रैशनलाइजेशन आएगा और ये प्रक्रिया चल रही है। जनरली ऐसा गिना जाता है कि रिजल्ट सीजन के अंदर द पोर्टफोलियो चर्निंग प्रोसेस स्टार्ट्स। तो ये प्रोसेस ऑलरेडी चालू हो चुका है रिजल्ट के पहले से। एंड आई थिंक इफ द रिजल्ट सीजन ऑन, देयर आर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ चर्निंग्स हैपनिंग फ्रॉम ए स्टॉक टू बी स्टॉक। इसके अंदर आई थिंक ये चालू ही है प्रोसेस। मेरे ख्याल से 2-3 महीने का प्रोग्राम है, जिसके अंदर ये पोर्टफोलियो चर्निंग का प्रोसेस होके कंप्लीट होके अगेन आई थिंक द मार्केट विल पोजीशन इटसेल्फ बैक। So maybe September ended quarter के बाद you will be seeing relatively better performance from most of the companies. Fortunately ये साल जो शुरू हुआ है वो काफी अच्छे प्रॉमिस के साथ में हुआ है। एक तरफ डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बढ़ रही है, दूसरी तरफ आप इंडस्ट्री के अंदर भी कंजम्पशन देखो, हर चीज का तो आई थिंक बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग बिग टाइम इनटू द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनटू द इंडस्ट्री। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ओवरऑल अपॉर्चुनिटी कुछ कम नहीं हुई है। वैल्यूएशन करेक्ट होते हैं तो अगेन यू विल फाइंड मार्केट कमिंग बैक टू the normal buoyancy. ओके, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा इस चर्चा को आगे ले चलते हैं। देवेन जी, अभी तक बैंकिंग में आपको क्या समझ में आया? आई मीन जिस प्रकार के नंबर्स कोटक ने दिए या फिर एचडीएफसी बैंक ने, आईसीआईसीआई बैंक ने, ओवरऑल ये नंबर्स अलॉन्ग विद आई थिंक जो ब्याज दरों में घटने का क्रम है वो जारी है। 1% आप ब्याज ऑलरेडी घटा चुके हैं, घट चुका है अब तक। ऐसे में इस प्राइस पे प्राइवेट बैंक्स पे जो कि मोर और लेस स्टेबल रहे, बस कोटक को अगर मैं छोड़ दूं तो आईसीआईसीआई बैंक स्टिल डूइंग वेल, कोटक ये एचडीएफसी बैंक डूइंग वेल, आप मतलब कैसे अप्रोच करेंगे लार्ज कैप प्राइवेट बैंकिंग को इस वक्त? आई थिंक ओवरऑल एनवायरनमेंट काफी ठीक है। एक तरफ आपके इंटरेस्ट के दाम घट रहे हैं, लायबिलिटी साइड की कॉस्ट नीचे आ रही है, दूसरी तरफ क्रेडिट ऑफटेक इंप्रूव हो रहा है। हाँ, एक बस जरूर है कि जो क्रेडिट ऑफटेक के अंदर जो ग्रोथ है, वो ग्रोथ जो बैंक को मिल रहा है उसके पास आगे फिनटेक का प्लेटफॉर्म है और पीछे उनके पास सस्ते दाम के फंड्स हैं, उनको ज्यादा ग्रोथ दिख रहा है। जो बैंक के पास फिनटेक प्लेटफॉर्म नहीं है, वो बैंक क्लियरली आउट ऑफ प्लेस जा रही है यहाँ से, क्योंकि उनके जो लैंडिंग की क्षमता है वो करीबन 10-11% के बीच में रह जाती है। Whereas I think those companies which are systematically employing the fintech for processing the loan, for disbursing the loan, I think they are in a much better position to generate the growth, which is 1.5 times faster than the growth of the economy.
तो काफी बैंक है कि 15-20% की ग्रोथ रेट के अंदर सालाना आगे बढ़ रही है और काफी बैंक है जो करीबन 10% की ग्रोथ के आसपास अटक चुकी है। तो ये जो हायर ग्रोथ वाली बैंक है, उनका जो कार्यक्रम है, उसको आप ध्यान से स्टडी करें ताकि यू विल गेट प्रॉमिस इन फ्यू बैंक्स वेरी वेरी क्लियरली। और यही चीज को आपको करना है कि अपने पोर्टफोलियो के अंदर दोस बैंक्स व्हिच आर आई थिंक टेकिंग द कंपटीशन हेड ऑन और अपना ग्रोथ आगे बढ़ाती है दूसरे के मुकाबले, उनको प्रीमियम वैल्यूएशन ज्यादा मिलेगी। And many NBFC companies, some of the corporate banks companies, they are likely to remain the winners in this entire game because they are adopting technology and AI very, very well in this entire environment. ओके तो ये कुछ बैंकिंग स्पेस से स्टॉक्स जो आपको पसंद आ रहे हैं। वैसे देवेंद्र जी, आपने थोड़ी देर पहले कहा कि कंजप्शन बढ़ा है देश में, तो कंजप्शन बास्केट को अगर रडार पर रखना हो किसी को, क्योंकि काफ़ी बड़ा बास्केट है ये, अगर सेग्रीगेट करें क्विक कॉमर्स, वाइट गुड्स, कहाँ पे बेट लगेगी, कैसे इस बास्केट में हाथ लगाएं? सो डिस्क्रिशनरी स्पेस जो है उसके अंदर ऑटो, हाउसिंग, ये दोनों के ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा ऑब्वियसली, बिकॉज ऑटो के अंदर with the more amount of disposable money in hands, I think the higher amount of ability to buy the new models which are getting launched, तो ये एक डेफिनेटली पॉजिटिव है। FTA एग्रीमेंट जो यूके के साथ में साइन हुआ है और उसके बाद में यूएस के साथ में जो होने जा रहा है, उसमें हम ऐसा समझते हैं कि आई थिंक ओवरऑल एडवांटेज विल कम टू इंडिया because they are remaining extremely competitive in the new generation of vehicles in the global marketplace. तो ये भी एक पॉजिटिव गिनते हैं ऑटो स्पेस के लिए। सिमिलरली रियल एस्टेट के अंदर भी हम देख रहे हैं कि रियल एस्टेट के अंदर प्रीमियम की जगह पे लग्जूरियस एंड अल्ट्रा लग्जूरियस, ये सेगमेंट के अंदर डिमांड सिनेरियो काफी बॉयंट है और अगले 10 साल का अगर हम प्लानिंग करके चलते हैं इकोनॉमी के अंदर, तो ये सिनेरियो इससे ज्यादा बॉयंट रहने की एक संभावना है। तो वी रिमेन रिलेटिवली मोर कॉन्फिडेंट अबाउट डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, जिसके अंदर आई थिंक ये दो सेगमेंट आते हैं और उसके साथ में जो बिजनेसेस जुड़े हुए हैं उनके लिए भी एक समय ग्रोथ का अच्छा है, ऐसा हम समझ के चलते हैं। जहां तक एफएमसीजी कंपनीज का सवाल है, मे बी आई थिंक करंट ईयर अपीयर्स टू बी बेटर कंपेयर टू लास्ट ईयर, कारण कि एक बाजू पे आपका इन्फ्लेशन का कम होना, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कम होना और दूसरी तरफ बिकॉज ऑफ हायर अमाउंट ऑफ स्पेंडिंग, लोअर कॉस्ट ऑफ फंडिंग, आई थिंक विद दैट कंज्यूमर फाइनेंस का बिजनेस और कंज्यूमर स्पेंडिंग का बिजनेस दोनों अच्छी तरह से बढ़ रहा है। तो वी फील कि दैट सेल्स इज गोइंग टू ग्रो वेल, बट वहाँ पे वैल्यूएशंस मेरे ख्याल से थोड़े बहुत स्ट्रेच है। तो अगर मैं करेक्शन आता है प्राइस के अंदर, तो आई थिंक इवन एफएमसीजी के अंदर सिलेक्टिवली बाइंग अपॉर्चुनिटी इमर्ज हो सकती है। देवेंद्र जी, आखिरी प्रश्न पूछूंगा अभी, आपका सबसे फेवरेट इस वक्त फार्मा में और हेल्थ केयर में, आई मीन हेल्थ केयर में नॉट एग्जैक्टली डायग्नोस्टिक बट हॉस्पिटल स्टॉक्स, जहाँ पे आपको वैल्यूएशन का कंफर्ट है, क्या है इस वक्त आपकी चॉइस क्या है इस वक्त? हॉस्पिटल सेगमेंट में वीरेंद्र वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है। I think most of the companies are encashing the valuation, putting in the larger amount of capital expenditure, creating new rooms for catering to the new hospitals, etc. तो वो प्रोसेस चालू है। मैं नहीं मानता हूँ कि वैल्यूएशन के तरीके से देखें तो उसके अंदर कोई बिगर एडवांटेज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मिले हमें, तो नहीं दिख रहा है हॉस्पिटल सेगमेंट में। फार्मा के अंदर कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग, API सेगमेंट और स्पेशलिटी जेनरिक्स, ये तीन क्षेत्रों को ध्यान में रखें तो आई थिंक सम ऑफ द सिलेक्ट कंपनीज इन द मिड टियर pharma as well as I think some of the large companies are relatively better placed in this environment. Maybe प्राइस करेक्शन के साथ में कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो जो 2 या 5 कंपनी है उसमें से एक आध दो कंपनी को आप चुन सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए विद इन दिस कैटेगरी ऑफ कंपनीज व्हिच आर स्प्रेड आउट। ओके देवन जी, बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब डिटेल में देने के लिए बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मार्केट क्लोजिंग की तरफ बढ़े और देखिए जस का तस माहौल पस्त ही रहा पूरे दिन मार्केट, और क्लोजिंग के वक्त देखें तो 24,681 के लेवल पर निफ्टी क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। बैंक निफ्टी आप देखें वहीं 0.25% से ज़्यादा गिरकर 5674 के लेवल पर बैंक निफ्टी क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। अब कल के लिए क्या कैरी किया जाए वीरेंद्र जी? आप जिस तरीके से मूड माहौल है, शॉर्ट कैरी किया जाए या फिर अभी न्यूट्रल ही रहे मार्केट को लेकर? देखिए श्रेया, जहाँ पे 2 बजे मैंने एक बात कही थी कि अगर आप शॉर्ट हैं इंट्राडे तो कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। बतौर इंट्राडे शॉर्ट आपका पेट भर जाना चाहिए था, ठीक है, इतना बड़ा स्विंग मिला आपको। पोजिशनली शॉर्ट की बात क्या है? देखिए क्या क्या टूटा, 10 टूटा, 20 टूटा, उसके बाद 50 डेमा टूटा, और नाउ वी आर मोर और लेस हम क्लोज आ चुके हैं। मेरे ख्याल से आज के लो से 100 डेमा कितना दूर था? मेरे ख्याल से हार्डली 75 पॉइंट, तो आप 100 डेमा का दीदार भी कर चुके हैं। अगर
आप रिस्क ले सकते हैं लगभग 150 पौने 200 पॉइंट का। देखिए किसी भी दिन अगर एक सब्सटेंशियल गैप अप हो गया और पहले कॉलेटर्स का जोन पार हो गया तो शॉर्ट कवरिंग भी आएगी। वी आर ओवरसोल्ड, नो डाउट अबाउट दैट। मेरा मानना ये है, मैं एक लेवल देता हूँ, अगर आप 24,817, 24,831 यहाँ तक का रिस्क ले सकते हैं लगभग 125-150 पॉइंट का, तो शॉर्ट कैरी कर लीजिए निफ्टी पर। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। अगर आप 56,500 तक का या फिर 56,431 तक का रिस्क ले सकते हैं तो शॉर्ट कैरी कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अदरवाइज कवर करके जाइए। फिर सुनिएगा, 24,831, 817 वहां तक का रिस्क ले सकते हैं तो शॉर्ट कैरी करिए। अभी निफ्टी पे पोटेंशियल है 24,500 तक का, 24,550 तक का। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक श्रेया। तो इट्स अ सर्कमस्टेंशियल व्यू श्रेया, क्योंकि ऑलरेडी हम शॉर्ट पे 25,600 से 600 से होते हुए आ रहे हैं, तो बाजार ओवरसोल्ड भी है। तो इस बात का भी ख्याल आपको रखना है श्रेया। ओवरसोल्ड बेबज़ा बिल्कुल, तो ये कुछ पॉइंटर्स आपको ध्यान में रखने चाहिए। चलिए अब डीलिंग रूम की तरफ चलते हैं और डीलर्स किन स्टॉक्स पर बेट लगा रहे हैं, कहाँ बिकवाली, कहाँ खरीदारी कर रहे हैं, वो समझते हैं यतिन जी से। बताइए यतिन जी। तो देखिए, दो स्टॉक जो आज फोकस में है, सबसे पहले एनबीसीसी, और ये काउंटर है यहाँ काफ़ी सारे एचएनआईज खरीदारी कर रहे हैं। इन जनरल हमने देखा है कि आज थोड़ी बहुत गिरावट के साथ काउंटर ट्रेड कर रहा है, लेकिन गिरावट में खरीदारी की राय जो है वो डीलर्स सुझा रहे हैं अपने क्लाइंट्स को, और डीलर्स को लगता है 112, 115 के लेवल्स देखने को मिलने चाहिए। तो ये काउंटर है एफएनओ स्पेस में जो डीलर्स के रेडार पे है। इसके अलावा लार्ज कैप में से एसबीआई, और देखिए जिस हिसाब से क्यूआईपी की डिमांड थी, थोड़े मार्केट के सेंटिमेंट और बैंक्स के नंबर्स खराब होने के चलते स्टॉक आज 800 के नीचे फिसल गया, लेकिन डीलर्स यहाँ बीटीएसटी की चेष्टा कर रहे हैं और 805, 810 के लेवल्स के लिए यहाँ डीलर्स एडवाइस दे रहे हैं खरीदारी की। काउंटर में डीलर्स को लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल है, और यहाँ से अगर स्टॉक 800, 805 के लेवल्स क्रॉस करता है तो शायद 810, 815 तक के लेवल्स भी आ सकते हैं, ऐसा डीलर्स का मानना है। ओके, तो डीलर्स खरीदारी की राय बीटीएसटी दे रहे हैं, एसबीआई और एनबीसीसी में खरीदारी की राय उनकी तरफ से। शुक्रिया यतिन जी। अब चलते हैं बीटीएसटी और एसटीबीटी ट्रेड्स लेते हैं। पालवेर जी आपसे शुरुआत करते, बताइए आप क्या चुन रहे हैं, बीटीएसटी या एसटीबीटी? एसटीबीटी रहेगा और कैम्प्स के फ्यूचर को शॉर्ट करने की सलाह है। यहाँ पे एक ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है और कैम्प्स में हमें लगता है जिस तरीके का ब्रेकडाउन हुआ है, नेक्स्ट टारगेट डाउन साइड में 3860 की तरफ बनते हुए दिख सकता है। तो कैम्प्स फ्यूचर 3860 के टारगेट के लिए शॉर्ट करना है। स्टॉप लॉस होगा करीब 3930 का। राजेश जी, अब क्या मारे डालेंगे क्या आप? एंजल शॉर्ट, कैम्प्स शॉर्ट, सीडीएसएल शॉर्ट, है ना? इन कैपिटल मार्केट थीम जनाब, यही है आपकी रोजी रोटी, हमारी भी रोजी रोटी यहीं पर ही है। कैम्प शॉर्ट, हाँ मतलब ऑन सीरियस नोट, सारे एवरेजेस के नीचे और काफ़ी अगर आप देखें तो यहाँ पे, बट समहाउ आई थिंक ये HDFC, AMC और कैम्प्स इज़ मोर रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, तो इसीलिए मैं ये जस्ट एक लॉजिक पूछ रहा था आपसे। मानस आपका ट्रेड? देखिए, केन्स टेक्नोलॉजीज में बिकवाली करने की राय रहेगी। यहाँ पर स्टॉक ने लोअर टॉप लोअर बॉटम्स के साथ एक जो सपोर्ट था 100 मूविंग एवरेज पे, उसको ब्रेक किया है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है। तो केन्स टेक्नोलॉजीज के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। 5601 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करेंगे, 5325 के टारगेट पॉसिबल है। ओके, केन्स टेक्नोलॉजीज में बिकवाली की राय मानस जी की तरफ से, और अभी तक दोनों ही सेल साइड की ट्रेड आई है। राजेश सातपति जी आप बताइए, आप क्या कैरी करेंगे? श्रेय, देखिए बिकवाली करूंगा प्रेस्टीज में आज 50 डे में थोड़ा है जो करीबन 1620 के आसपास था, तो 1625 के स्टॉप लॉस के साथ प्रेस्टीज बेचे। लेवल ऑफ 1602 ये करंट मार्केट प्राइस है, तो 1625 का स्टॉप लॉस होगा। इसका जो नेक्स्ट टारगेट बन रहा है वो है 1550 से लेके 1540, तो प्रेस्टीज इज अ सेल। ओके, प्रेस्टीज सेल है आपका, और रियल स्टेट पे सेल बटन प्रेस करते हुए राजेश सोमिल आपका ट्रेड? मेरा ट्रेड होगा टाटा टेक पर ऑन द सेल साइड। एक कंसोलिडेशन नीचे की तरफ टूटा है, 2040 के नीचे चल रहा है। ओवरऑल मीडियम टर्म भी ये वीक है, 200 डेली मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस वुड बी 716 और नीचे में टारगेट होगा 660। ओके, टाटा टेक भी बिकवाली की राय यहाँ पर, सेल साइड की ट्रेड सोमिल जी की तरफ से। अमित जी आप बताइए, आप भी सेल साइड? जी श्रेया जी, सेल साइड रहेगा। ओबराय रियल्टी के जुलाई के फ्यूचर्स को शॉर्ट करना है। 1636 का प्राइस है, यहाँ पे काफी की लेवल्स ब्रेक हुए हैं। आज के सत्र में जो ब्रेकडाउन आ रहा है दैट इज बैक्ड बाय ह्यूज वॉल्यूम्स।
तो इसे सेल करें। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 1655 रुपए का और टारगेट्स रहेंगे 1590 के। ये फ्यूचर्स के प्राइसेस हैं। ओके, सौमिल जी का ट्रेड ये। अच्छा, अब चलते हैं कविता जी के पास। कविता जी, आप क्या पिक कर रही हैं? तो सेल साइड ही होगा एंड दैट इज ऑन इंडसइंड बैंक 803 के लेवल पर है फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 780 765। आप इंडसइंड बैंक को शॉर्ट लेकर जा सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 814 का। ओके, कविता जी इंडसइंड बैंक पे शॉर्ट कॉल ले रही हैं। जरा इंडसइंड बैंक पे चर्चा नहीं हुई आज। कोटक के शोरगुल में एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक की स्ट्रेंथ में मेरे ख्याल से हम कंफ्यूज हो गए। इंडसइंड बैंक भी आज खराब क्लोज दिया और सेटअप खराब है इंडसइंड बैंक का भी। खैर, आपकी स्क्रीन पे लेके आता हूँ डेरिवेटिव सेटअप। आज वायदा कारोबार में क्या हुआ, जो इस बाजार की धड़कन थी, जो डेरिवेटिव मार्केट होता है, जो बिग स्टॉक्स होते हैं, जो उनमें क्या हलचल रही आज, आइए देखते हैं उसको जरा एक बार। लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग। लॉन्ग 28-45 में शॉर्ट कवरिंग और शॉर्ट 41। अब देखिए, सिंस वी आर क्लोज टू एक्सपायरी, ये मात्र 3 दिन के अंतराल में एक्सपायरी है जुलाई की, तो इन स्टैट्स को देखने का नज़रिया डिफरेंट है। लॉन्ग अनवाइंडिंग, अगर किसी ने यहाँ से अपनी पोजीशंस को स्ट्रॉन्ग स्टॉक में भी अनवाइंड किया, फॉर इंस्टेंस लॉरस, तो वो काउंट लॉन्ग अनवाइंडिंग में ही होगी। तो थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना है, क्योंकि वो जाएगी लॉन्ग साइड में आपकी क्या कहते हैं अगस्त में। लेके आइए एक एक करके स्लाइड्स, तो थोड़ा सा संभल के देखेंगे प्राइस एक्शन के साथ। पेटीएम नो डाउट स्ट्रेंथ, और सिप्ला में स्ट्रेंथ है, क्रॉम्पटन, टीवीएस मोटर्स, इन सब में स्ट्रेंथ नजर आई। लॉन्ग बिल्डअप हुआ, इसमें तो कोई खैर शक शुबा ही नहीं है। बाकी लॉरस शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट कवरिंग। श्रीराम फाइनेंस, अदानी ग्रीन, एम्फेसिस मिड कैप आईटी में और एम्बेर एंटरप्राइजेस यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग थी। अगली स्लाइड लिखी है ये शॉर्ट की। कोदे प्रॉपर्टीज, एपीएल अपोलो ट्यूब्स, एपीएल अपोलो शुक्रवार को भी कोलैप्स हुआ था। इन्फो एज, टाइटन, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, इसमें से कोई शक शुबे वाला केस ही नहीं है। पूरा का पूरा रियल एस्टेट अपने साथ काफ़ी सब्सटेंशियल शॉर्ट कैरी कर रहा है। हाँ, कोटेक में लॉन्ग अनवाइंडिंग का केस है, एसबीआई कार्ड्स में लॉन्ग अनवाइंडिंग का केस है पोस्ट अर्निंग्स, सीडीएसएल आई थिंक नंबर्स के बाद क्रैक, तो ये लॉन्ग अनवाइंडिंग के केस हैं, इसमें कोई पशुपेश नहीं है। और आईएक्स दरअसल उस डेवलपमेंट के बाद कोलैप्स हुआ, फिर नंबर्स के बाद स्ट्रॉन्ग था, लेकिन आज फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग यहाँ पे करंट मंथ फ्यूचर्स में। अब लेके आइए जरा प्लीज़ बैन अपडेट, आपकी स्क्रीन पे आएगा वो बैन अपडेट, जो स्क्रिप्ट्स डेरिवेटिव बैन में जा सकती हैं सिंस हम क्लोज हैं बहुत एक्सपायरी के। लॉरस लैब, इन जनाब का जाना लाजमी है, और ओवर हिटेड स्टॉक, वर्टिकल राइस, और अपनी मार्केट वाइड पोजीशन का लगभग 94% हिट कर चुका है, तो पॉसिबल ये स्क्रिप्ट जो है वो कल वायदा के बैन में नजर आएगी। टुवर्ड्स क्लोज निफ्टी को एक बार देखते हैं, इट्स 24681, तो हम अभी भी डेलो के बेहद नज़दीक हैं, बहुत ख़राब क्लोज। और एक बार लेके आइएगा बैंकिंग लीडर पीएसयू बैंकिंग बास्केट का एसबीआई 797। मैं इसको बहुत देर से लिख के बैठा था, चर्चा नहीं कर पाया, बट आज 100 डे वहाँ पे क्लोज होता हुआ पोस्ट 18 जून। अमित जी, इसको आप कैसे रीड कर रहे हैं? आप पुट राइटर्स के नीचे क्लोज हुए और आप 100 डे वहाँ पे क्लोज होते हुए एसबीआई में। जी वीरेन जी, डिसअपॉइंटिंग क्लोज जरूर है। काफी दिनों से होल्ड कर रहा था, ट्रेंड लाइन भी ब्रेक की है। अब हमारा नेक्स्ट सपोर्ट लगभग 780 782 के आसपास आता है, जहां हमारा स्विंग लो और 200 डेमा है। तो मेरे ख्याल से वो अब यहाँ पे मेक और ब्रेक जोन हो जाएगा। दैट इज द लेवल टू वॉच। अगर 782 टूटता है तो पोजिशनली काफी दिक्कतें यहाँ पे बढ़ेंगी। तो 782 इज द लेवल टू वॉच। किसी का अगर शॉर्ट है तो ये 805 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, और टारगेट्स आपके 785 से 782 तक रहेंगे। किसी का शॉर्ट है तो 805 तक का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। फिलहाल ये स्ट्रैटेजी एसबीआई पर अपनाएं। क्लोजिंग तरफ बढ़ रहे हैं और स्टॉक्स डिस्कस कर रहे थे। हिंदुस्तान यूनिलीवर डे हाई के आसपास क्लोज होने की तैयारी है। एफएमसीजी स्पेस में आप देखें तो फ्लैट हालांकि क्लोज होने की तैयारी कर रहा है, लेकिन कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में वहाँ पे एफएमसीजी स्पेस से खरीदारी होती हुई नजर आई। आज कहाँ बाइंग थी फार्मा और हेल्थ स्पेस पे, तो डॉक्टर रेड्डी आपको दिखेगा, सिप्ला दिखेगा, स्टॉक डे हाई के आसपास क्लोज होने की तैयारी कर रहे हैं। एशियन पेंट्स में खरीदारी होती हुई नजर आई। निचले स्तरों से यहाँ पे भी रिकवरी रिजल्ट से पहले आप देख लीजिए। इसके अलावा एसबीआई लाइफ जो हम चर्चा भी कर रहे थे, आईसीआईसीआई बैंक, सन फार्मा जैसे स्टॉक्स भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस के साथ क्लोज होने की तैयारी कर रहे हैं। बजाज फाइनेंस जहाँ पर डेंट पड़ता हुआ आज नजर आया, लेकिन एक बार श्रीराम फाइनेंस रखेगा। निफ्टी के गेनर्स में शामिल अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पे देखने को मिल रही है। राजेश सातपुते जी, श्रीराम फाइनेंस
यहाँ पर क्या अभी फिलहाल इन लेवल्स पे क्या स्ट्रैटेजी? श्रेया देखिए, ओवरऑल अगर आप स्ट्रक्चर भी देखें तो ये रिवर्सल वाला स्ट्रक्चर है। ओपन इंटरेस्ट घट रहा है लेकिन सामने 2 दिन के बाद एक्सपायरी है। तो अगर पोजीशन लेके ही जाना है तो छोटा स्टॉप लॉस रखना ही पड़ेगा, जो है रहेगा करीबन 625 का। और जो स्विंग का टारगेट है, यानी जो रेजिस्टेंस मिलेगा, वो मिलेगा करीबन 645 टू 650। सो यू कैन टेक इट एज ए BTST बट विद ए वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 625। ओके, तो BTST ले सकते हैं, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करके चलना है। फिलहाल कहाँ पे सबसे ज़्यादा डेंट था? एक अल्ट्राटेक सीमेंट स्पेस आज बैकफुट पर कारोबार करता हुआ नजर आया। डेलो पे ये क्लोज हो रहा है। SBI शॉर्ट की राय भी आई है मिर्जे की तरफ से। बजाज फाइनेंस हम डिस्कस कर रहे थे। आज एनर्जी स्पेस में भी थोड़ा प्रेशर था। आप देखिए कोल इंडिया ऑलमोस्ट आप देखें तो डेलो के आसपास क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। इनफैक्ट देखें अगर आप जहाँ पे थोड़ी बहुत रियल्टी स्पेस जिस तरीके से टूटा है, आज हम डिस्कशन भी कर रहे थे। गोदरेज प्रॉपर्टीज में बिकवाली की राय आई, लोधा टूटा है। TLF, एक बार DLF का चार्ट रखिए, 4% से ज़्यादा गिरकर ये भी क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। एक लास्ट पॉसिबली चार्ट चेक में लेना चाहूँगा मानस जी आपसे। DLF जाते जाते यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी? तो देखिए DLF का पैटर्न डेफिनेटली नेगेटिव है। अब अगर हम नेक्स्ट सपोर्ट की बात करें तो 200 मूविंग एवरेज पे है 774 पे, बट जिस तरह के पैटर्न बन रहे हैं उसको देख के लग रहा है कि शायद वो लेवल्स ब्रेक करके 740-50 की तरफ जाने की कोशिश करेगा स्टॉक। तो इस गिरावट पे खरीदारी ना करें, और कभी कोई उछाल मिले तो अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करें, या तो शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करें और 811 रुपए के ऊपर स्टॉप लॉस लगा लें। ओके, DLF आपकी स्क्रीन पे। आज रियल स्टेट का बुरा हाल है और अंतिम दौर तक आते आते आप मैक्रोटेक को देखिए, आप गोदरेज प्रॉपर्टीज को देखिए, आप ओबेरॉय रियल्टी को देखिए, DLF को देखिए, सब जगह क्रैक, सब जगह। अब की बार प्रॉपर्टी थोड़ी सी सस्ती हो तो आप भी मुंबई में प्लान कर लीजिएगा श्रेया। मुंबई में सोचने लग्जरी ही फ्लैट्स मिलते हैं वीरेंद्र जी, ऐसे नॉर्मल आप फ्लैट में रह नहीं पाएंगे। दिल्ली खरीदती हूँ मैं। दिल्ली वालों के लिए मुंबई मुश्किल होती है रियल एस्टेट के लिए। मैं जब 2018 में मुंबई में गुजर रहा था ना, वहाँ पे सीलिंग के पास एक बोर्ड लगा हुआ था, 2 BHK ओनली इन 2 करोड़। मैंने कहा भाई ये गलत लिखा है, ओनली 2 BHK इन 2 करोड़, ये लिखना चाहिए था आपको। ये होना चाहिए था। यहाँ 6 करोड़ में बस 2 BHK मिलते हैं वीरेंद्र जी। वो 2018, बट 2021 के बाद से जो हुआ ना रियल एस्टेट में, वो मेरे ख्याल से गजब था। क्योंकि 2013 से लेकर 2021 तक एक पैसा नहीं बढ़ी रियल एस्टेट, और उसके बाद जो बढ़ी तो फिर बढ़ती ही गई। खैर चलिए, अब हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर रियल एस्टेट को बढ़ने दीजिए जहां बढ़ रहा है, हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर निफ्टी स्टिल एट डे लो, कोई बहुत सब्सटेंशियल रिकवरी नहीं है। वी आर एट 682। निफ्टी बैंक फाइनली एट 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, और IT आज क्रैक हुआ फर्दर 3.4%। मिड कैप में लॉसेस थे, और एडवांस टाइम रेशियो आपको इस बाजार के जो सूरत हाल है उससे वाकिफ कराता हुआ 658 एडवांसेस, जिसके अगेंस्ट लगभग 2104 डिक्लाइन थे। तो ये जो परेशानी थी, दिक्कत थी, पेन था, सिर्फ लार्ज कैप तक सीमित नहीं था। ये ड्रिफ्ट हुआ, ये और नीचे तक आया मिड कैप और स्मॉल कैप में। आपकी स्क्रीन पे मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स स्क्रीन पे, ये सेक्टर इंडेक्सेस आपकी स्क्रीन पर। निफ्टी बैंक बैकफुट पे, फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स, PSU बैंक इंडेक्स, डिफेंस स्पेस में डैमेज था। उसके बाद निफ्टी मेटल्स बैकफुट पे था, उसके बाद IT बैकफुट पे था, ऑटो बैकफुट पे था, मात्र एक फार्मा और एक इंडिया विक्स और एक FMCG में कुछ ग्रीन शूट्स विजिबल थे, जिसके बारे में हम शायद कल चर्चा भी करें। आज डावर में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव था FMCG बास्केट में, और 1-2 स्क्रिप्ट्स और थी जो आज स्ट्रेंथ दिखा रही थी। और बाकी जरा प्लीज़ देखिए आइए निफ्टी का ग्रिड, वो निफ्टी ग्रिड आपकी स्क्रीन पे। तो आज स्ट्रेंथ कहाँ थी और वीकनेस कहाँ थी निफ्टी के? श्रीराम फाइनेंस, सिप्ला, और उसके बाद हीरो मोटोकॉर्प, HUL, SBI लाइफ, एशियन पेंट्स, प्लैटिनम, टाटा कंज्यूमर, और साथ ही साथ ICICI बैंक। हमारे लिए अच्छी बात ये थी कि HDFC बैंक और ICICI बैंक 2 स्ट्रॉन्ग पॉकेट्स विद इन द बैंकिंग, वो आज भी स्ट्रॉन्ग थी। बट लूजर्स में आप देखिए बजाज फाइनेंस ने जो कहानी शुक्रवार को शुरू की वो आज भी कायम रही बैकफुट पे। कोटक महिंद्रा बैंक, विप्रो, TCS के कमेंट्स ने, TCS के उस इंसिडेंट ने पूरे सेक्टर को लाके बैकफुट पे खड़ा कर दिया। इंडसइंड बैंक, भारती टाइटन, नेस्ले और TCS और HCL टेक्नोलॉजीज, अदानी पोर्ट्स, अपोलो हॉस्पिटल्स, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आज 800 के पुट राइटर्स के नीचे। मार्केट शट देखिए आपकी स्क्रीन पे, इट्स 24673, 163 अंक नीचे। 100 में छोटा सा पुल बैक था, लेकिन वो भी पुल बैक सेल ट्रेड में कन्वर्ट हो गया।
खैर आप CNBC आवाज़ के साथ थे तो आपने यकीनन इंडेक्स पे पैसा बनाया होगा, और अगर नहीं बना, कहीं है दुविधा, तो उसके लिए श्रेया मौजूद है। श्रेया, आज पंचनामा में कौन है आपके साथ? बिल्कुल, सारी क्वेरीज पंचनामा में एड्रेस करेंगे। आज रचना वैद्य जी हमारे साथ जुड़ेंगे और आपके सभी क्वेरी को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। CNBC आवाज़ के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 335 X, YouTube, Facebook और Instagram पर हमारे साथ जुड़िए। जी हाँ, तो वुमेन पावर इन पंचनामा। बाकी मुलाकात होगी आपसे मंगलवार को सुबह मॉर्निंग कॉल, और उसके बाद मुनाफे की तैयारी में। तब तक के लिए नमस्कार।